अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रीड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ बटर कप बाय माहिरा जनाब खान का 14th एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। सूरज के ढलते ही जियोफन का रूप उभर कर आया था। पहाड़ों के पीछे गुरूब होता हुआ शाह आफ्ताब अपनी सुनहरी किरणें समेट रहा था। सुबह से जो आसमान साफ शफाफ था, अब वहाँ काली घटाएं नजर आ रही थी। वक्फे वक्फे से बादलों के गरजने की आवाज़ें और ठंडी सी हवाओं ने माहौल को काफ़ी खुशगवार बना दिया था। बल खाते पथरीले रास्ते से होते हुए ऊपर पहाड़ों पर कुछ रेस्टोरेंट बने हुए थे। उनमें से एक बड़ा सा रेस्टोरेंट वो था जो सियाह या फिर गहरे ग्रे रंग का बना हुआ था। 3 मंजिलों पर मुश्तमिल और काफ़ी बड़े रकबे पर कायम वो इमारत पुरानी चीनी इमारत की तरह लगती थी, जिसकी छतों से एक लाइन में बड़ी बड़ी गेंदों की शक्लों की सुर्ख लालटेनें लटक रही थी। अंदर से उठती चीनी के वो और रवायती खानों की खुशबू और धुआं हर तरफ बिखरा हुआ था। नीचे से ऊपर जाने वाले बल खाता वो रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत था। ऊपर जाने से पहले लोग उस रास्ते पर ग्रिल के साथ खड़े होकर कभी दूर वादियों का नज़ारा करते, कभी नीचे नज़र आते शहर का, तो कभी सर उठाकर उस सुर्ख लालटेनों से सजी हुई सियाह इमारत का, जो वहाँ सबसे मुनफरिद लगती थी। ज़रीर के लिए यहाँ कुछ नया नहीं था। वो शूटिंग के सिलसिले में कई बार वहाँ आ चुका था, लेकिन उसके साथ आए हुए वो लोग पहली दफ़ा उस जगह की खूबसूरती को देख रहे थे। रात का आगाज़ होते ही वहाँ के मकामी लोगों और सियाहों का रश भी बढ़ने लगा था। उसी सियाह इमारत के टेरिस पर भी ओपन एरिया में बैठने का इंतज़ाम था। ग्रिल के साथ वाली मेज के दरमियान वो सब बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। ब्लैक पैंट पर ब्लैक ही स्वेट शर्ट पहने हुए उसने बालों की फ्रेंच नोट बना रखी थी। चेहरा किसी भी मेकअप से पाक था। आंखों पर ग्लासेस और गले में चेन थी। ये मेरी फेवरेट पिक्चर है, इसका फ्रेम मैं बटर कप में लगाऊंगी। उसने फ़ोन की स्क्रीन पर जूम करते हुए उस पिक्चर को देखते हुए कहा था, जिसमें उनका पूरा ग्रुप था। मनल और जमिया चेयर्स पर बैठी हुई थी। मनल के साइड पर जरीर खड़ा हुआ था और जमिया के साइड पर सालिस, जबकि उन दोनों के पीछे ओनज़ैम और बासिल खड़े हुए थे। और ये वाली भी मेरी फेवरेट है। उसने स्लाइड करते हुए अब वो वाली पिक्चर्स जमिया को दिखाई थी, जो सिर्फ जरीर और सालिस की थी। वो दोनों साथ खड़े हुए थे। दोनों के लिबास एक जैसे थे। जरीर के चेहरे पर शरीर सी बच्चों वाली मुस्कुराहट थी, वहीं सालिस के चेहरे पर बस धीमी सी मुस्कान झलक रही थी। जरीर ने उसके मना करने और नागवारी जाहिर करने के बावजूद भी कई तस्वीर उसके साथ बनवाई थी। और अभी वो गर्म कपड़े पहने वक्फे वक्फे से कभी खांस रहा था तो कभी छींक रहा था। उसे फ्लू हो गया था। चेहरे पर हल्की सी सुर्खी नकाहत सी थी। वेटर्स ने अनवा अकसाम की डिशेस से मेज़ को सजा दिया था, जिनमें ताइवान के रवायती खाने और गर्मा गर्म महकदार चाय की छोटी छोटी प्यालियाँ रखी हुई थी। जियोफन का जादू चल गया तुम पर, बासिल ने उसे छेड़ते हुए कहा। जियोफन ने मुझे बीमार कर दिया, उसने टिश्यू से नाक साफ करते हुए भारी आवाज़ में कहा। उनसे ज़रा फासले पर वो ग्रिल के साथ खड़ा हुआ जियोफन का नज़ारा कर रहा था। दोनों कलाइयाँ ग्रिल पर रखे वो ज़रा सा झुका हुआ था। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हवाओं के दोष पर झूमती हुई उसके चेहरे को छू रही थी। वो गहरी सांस भरते हुए गीली मिट्टी की सौंधी सी खुशबू को सांसों में उतार रहा था। एक के बाद दीगरे उसकी निगाह अपनी कलाई पर बंधी हुई उस बेशकीमती घड़ी पर पड़ी थी। गोल्डन कलर की रोलेक्स की वॉच जो जरीर बिन कादिर ने उसे गिफ्ट की थी। वो लब भीजे उंगली की पोर से उसे छू रहा था। उसके जहनी रो उसे धकेलते हुए उस रात ले गई थी, जब वो सब मनल जलील के घर जमा थे और जरीर का बनाया हुआ खाना खा रहे थे। वो उस वक्त सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था। तब जरीर उसके पास आया था। ये तुम्हारे लिए, जरीर ने बॉक्स उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा था। किस लिए? उसने नासमझी से पूछा। टोकन ऑफ अप्रिशिएशन। तुमने मुझे और बासिल को अपने घर रुकने दिया, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो, वरना कौन किसी अजनबी को अपने पर्सनल स्पेस में आने की इजाज़त देता है? वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, लेकिन वो सपाट निगाहों से उसे देख रहा था। नेक दिल? अजनबी? न ही सालिस कादिर नेक दिल था और न ही जरीर बिन कादिर उसके लिए अजनबी था। इसकी ज़रूरत नहीं है। सालिस ने उसका बॉक्स थामा भी नहीं था। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए मंगवाया है, ऐसे इनकार मत करो। जानते हो, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें स्मार्ट वॉचेस का शौक नहीं है। जिस सोफे पर सालिस बैठा हुआ था, उसके बाजू पर बैठते हुए उसने खुद ही बॉक्स ओपन कर लिया था। उसमें बेशकीमत गोल्डन कलर की रोलेक्स की घड़ी चमचमा रही थी, जिसके डायल में नन्हे नन्हे से हीरे जड़े हुए थे।
वो गर्दन उठाकर उसकी बेतकल्लुफी को देख रहा था। मैं इस तरह की घड़ियाँ पहनने का शौकीन नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मेरे डेट को शौक है। उनके पास तो एक वसी कलेक्शन है। मैंने उन्हें पिक्चर्स भेजी थी, उन्हीं की चॉइस पर मैंने ये खरीदी है। पहन कर दिखाओ। उसने घड़ी उसकी जानिब बढ़ाई थी। सालिस ने एक नज़र ज़रीर को देखा, फिर घड़ी को। कादिर हुसैनी की पसंद की घड़ी। अरसा हुआ सालिस कादिर के दिल पर किसी जज्बे ने असर करना छोड़ दिया था, जैसे किसी भारी पत्थर तले दबकर उसके सारे एहसासात खत्म हो गए थे। लेकिन जब से जागवान बना था, तब से एक हल्की हल्की सी ज़र्ब उसके पत्थर में पड़ना शुरू हो गई थी, जैसे उसका सर्द और पथरीला दिल किसी मोम की तरह नरम पड़ने लगा हो। लेकिन ये वाली ज़र्ब दर्दनाक थी। उस ज़र्ब से उसका दिल नरम नहीं पड़ा था, बस एक और जख्म का इजाफा हुआ था। सालिस ने आहिस्तगी से उसके हाथ वो सुनहरी घड़ी ले ली थी। उसके डायल पर अंगूठा फेरते हुए वो ज़रीर की बात सुन रहा था, जो अब बता रहा था कि उसने एक जैसी 2 घड़ियाँ ली हैं, एक उसके लिए और सेम वैसी अपने डेट के लिए। शायद वो उसे ये बताना चाह रहा था कि वो घड़ी हरगिज़ भी मामूली नहीं है। वो उसके लिए कोई मामूली सा तोहफा लेकर नहीं आया। क्या तुम्हें पसंद आई? अगर नहीं पसंद आई तो मैं चेंज करवा सकता हूँ। नो, इट्स ओके, आई लाइक इट। सालिस ने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी उतार कर वो सुनहरी घड़ी पहन ली थी। ज़रीर के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। ये मुझे दे दो, जाते हुए मुझसे ले लेना। ज़रीर ने उसके हाथ से वो सिल्वर घड़ी ले ली थी। अपनी डिजिटल वॉच उतारकर सामने मेज़ पर डालते हुए उसने सालिस कादिर के चैन वाली घड़ी अपनी कलाई में सजा ली थी और उतारकर वापस देना वो शायद भूल ही गया था। सालिस ने भी उससे मांगी नहीं थी। वान, वो चौंक कर ख्यालों का दरीचा बंद करके उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था, जो उसके पास आई थी। यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? वहाँ आकर बैठो ना सबके साथ। एक नज़र ग्रिल से नीचे डालते हुए उसने कहा था, यहाँ से नज़ारा कितना खूबसूरत है। वो मुस्कुराई से बोली, क्या तुम पहले कभी जियोफन आए हो? नहीं, पहली बार आया हूँ। ज़रीर के अलावा हम सभी यहाँ पहली बार आए हैं। तुमने फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं? रुको, मैं दिखाती हूँ। वो कहते हुए अपने फ़ोन ऑन करते हुए उसके बराबर में आकर खड़ी हो गई थी, जो ग्रिल से टेक लगा कर खड़ा हुआ था। तुम्हारी और ज़रीर की कितनी सारी तस्वीर हैं। वह उंगली से स्लाइड करते हुए हर तस्वीर पर तबसरे करते हुए बोली, वो पूरी कोशिश कर रहा है तुम्हारा दोस्त बनने की। वो बोलते हुए एकदम रुकी थी। चौंक कर उसे देखा, जिसने अपनी होडी उतार कर उसके कंधों पर फैला दी थी। मौसम बदल रहा है, आपके दोस्त की तरह आप भी बीमार पड़ सकती हैं। उसके वजाहत देने पर वो मुस्कुराई थी। मैं उसकी तरह नाजुक मिजाज नहीं हूँ। उसे ठंडी हवाएं भी छू लें तो उसे बुखार चढ़ जाता है। उसने ज़रीर को देखते हुए कहा था, जिसे सरे शामी टेम्परेचर फील हो रहा था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे? उसने सालिस को देखते हुए पूछा। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो कोई बात करने के लिए तमहीद बांध रहा था। मैं बटरकप में अपनी जॉब जारी नहीं रख सकूंगा। मनल ने नाकाबिले फहम तासुरात के साथ उसे देखा था। ये बात सुनने की तवक्को उसने नहीं की थी। वो छोड़ कर जाने की बात कर रहा था। मनन जलील का दिल डूब कर उभरा था। क्यों, कुछ हुआ है क्या? उसका चेहरा बुझ गया था। सारी रौनकें फीकी पड़ती मालूम हो रही थी। कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। मैं कल ही जोंगशान वापस जा रहा हूँ। लेकिन इतनी अचानक कैसे तुम्हारा इरादा बन गया? उसके बेइख्तियार पूछने पर वो गहरी निगाहों से उसके उतरे हुए चेहरे को देख रहा था। वो उसके जाने का सुनकर उदास दिख रही थी। वापस कब आओगे? आओगे भी या नहीं? अब के वो सवाल नाखुश से अंदाज में पूछा गया था। सीने पर बाजू बांधे उसकी निगाहों में भी खफकी सी दर आई थी। अंदाज खुश्क हो गया था। ये तो लाजिम है कि मैं आपसे मिलने वापस आऊँगा। मनन ने नजर झुकाकर अपने पैरों की जानिब मबजूल कर दी थी। वो उसे नहीं देखना चाहती थी। वो उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो कितना बुरा फील कर रही थी। नामहसूस से अंदाज में शहादत की उंगली से आंखों के किनारे पर आए हुए उस आंसू को छुपाया था, जो उसके दिल का राज फास करने वाला था। कुछ देर पहले सब कितना खूबसूरत और पुरकशिश लग रहा था। कितनी खुश थी वो, जैसे दुखों और गमों से उसका कोई वास्ता ही ना हो। निया का फूलों का गुलदस्ता जब ज़रीर ने उसे दिया था, उसका दिल खुशगवानियों से गिरफ्तार हुआ था। उसने कई ख्याल महल तामीर कर लिए थे। उसे लगने लगा था कि अब वो वक्त आने वाला है जब वो और जांगवान भी एक हो जाएंगे। लेकिन वो सारे महल अब ज़मीं बोस होते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जिस तस्वीर को उसने सजाया था उस तस्वीर में से वो निकल गया था। वो जा रहा था और साथ में उसके ख्वाब और उसके अरमान और ख्वाहिशात को भी अधूरा करने वाले थे। उसने जेब से कुछ निकाला था, फिर मनल का हाथ थामकर उसकी हथेली पर रख दिया था।
उसके पुरतपिश से लम्स पर वो अपनी जगह सिमटी थी, फिर खाली खाली निगाहों से हथेली में रखी हुई उस चाबी को देखने लगी थी जो कि एक कीचेन में पिरोई गई थी। चीनी लालटेन वाला कीचेन मदन ने ही उसे दिया था। जब घर सेट करने के बाद उसकी चाबी वापस की थी तो उसमें लगा कर दिया था। मैं अपना घर आपके हवाले करके जा रहा हूँ, जब तक वापस नहीं आता आप उसे संभाल लें। हम दोबारा कब मिलेंगे? उसकी दरख्वास्त को नज़रअंदाज करके मदन ने मुट्ठी बंद करते हुए अपनी यासियत को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। फिर धीमा सा मुस्कुराते हुए पूछा था। सालिस ने एक निगाह उस इमारत में जलते हुए कुमकुमों को देखा था और फिर उसके चेहरे को। बाहर में? उसने सिर्फ 2 लफ्ज़ कहा था। बाहर आने में तो बस कुछ ही वक्त है, यानी तुम जल्द ही मिलने आओगे। उसकी आंखों में फिर से चमक झिलमिलाई थी। वो जा रहा था, लेकिन वापस आने के लिए। अगर वापस आने वाला था तो फिर उसके जाने पर नाराज़ होना नहीं बनता था, बस सब्र के साथ उसका इंतज़ार करना था। मैं आपसे मिलने आऊँगा, उसने जैसे वादा किया था, जैसे पूरा करना उस पर फ़र्ज़ था। आप नाराज़ तो नहीं हैं? मैंने पहले से आपको नहीं बताया? क्या मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ नहीं करूँगी। क्या मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी? जब मिलने आओगे तो तब देखेंगे। तब तक मुझे आपकी नाराज़गी का बोझ उठाकर जीना पड़ेगा। मेरी नाराज़गी की इतनी परवाह थी तो नाराज़ नहीं करना चाहिए था ना। फिर अनजाने में गुस्ताखी हो गई। जाने दो वान, इस बारे में फिर कभी तफसील से बात करेंगे। आ जाओ हमारे साथ आखिरी बार डिनर कर लो, बाद में तो पता नहीं कब मिलोगे। वो कहते हुए मेज़ के करीब आ गई थी, फिर चेयर घसीट कर बैठ गई। उसके चेहरे की संजीदगी को देखते हुए वो भी उसके बराबर में आकर बैठ गया था। हल्की सी नदामत का एहसास हो रहा था कि उसे नाराज़ करके उसने अच्छा नहीं किया था। उसे रूठा हुआ छोड़कर जाने पर उसका दिल भी उससे खफा होने लगा था। ज़रीर अपनी भारी सी आवाज़ में उन्हें अपने कॉलेज के किस्सा सुना रहा था। मनल ने खामोशी से अपना फ़ोन एक तरफ रखते हुए चाय का छोटा सा कप अपनी जानिब खिसका लिया था। मेज़ पर इतने खाने सजे हुए थे, लेकिन उसने किसी डिश की जानिब हाथ नहीं बढ़ाया था। मैं जब कॉलेज में था तब मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे और वो सभी खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे। किसी को करतब दिखाने का आते थे तो कोई डांस में अच्छा था, किसी की आवाज़ में जादू था। मेरा एक दोस्त तो ऐसा था कि उसे आवाज़ बदल कर बात करनी आती थी। इतनी खूबसूरती और महारत के साथ वो आवाज़ बदलता था कि बिल्कुल हकीकत लगती थी। एक दफ़ा तो उसने मेरे फ़ोन से मेरी आवाज़ में बात करके सारे क्लास फेलो को ही लंच पर इनवाइट कर लिया था। लंच करने के बाद जब बिल देने की बारी आई तो सब मुझे देखने लगे और खुश होकर मुझे शुक्रिया कहने लगे थे कि तुमने हमारी इतनी अच्छी दावत की। मैं हैरानगी से उन्हें देख रहा था। मुझे तो सुनबे ने यही कहा था कि सब क्लास फेलोज का लंच का प्रोग्राम है, ये नहीं बताया था कि वो लंच मेरी जिम्मे होने वाला है। तब वो बेइख्तियार ही हंस पड़ा और सबको अपने कारनामे के बारे में बताने लगा था कि ये सब उसका प्लान था। फिर तुमने बिल दिया? बासिल ने इस्तफसार किया। देना पड़ा मुझे, वो मेरा दोस्त था और दोस्तों की ऐसी कमीनी हरकतों पर नाराज़ होने के बजाय एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मैंने उससे बदला ज़रूर लिया था। अगले दिन उसका क्रेडिट कार्ड गायब करके पूरी क्लास के लिए कॉफ़ी और स्नैक्स खरीदे थे। जब तुम उससे मिलते होंगे तो पुरानी बातें याद करते होंगे। दोबारा कभी किसी से मुलाकात ही नहीं हुई। कॉलेज के दोस्त कॉलेज में ही रह गए। उसके अंदाज और फीकी सी मुस्कुराहट में महसूस की जाने वाली हसरत थी। सारिस कादिर उसके चेहरे को देख रहा था। मासूम और खूबरू नकूश वाला वो इंसान कभी झूठ नहीं बोला करता था। जितना अरसा उसने ज़रीर के साथ गुजारा था वो उसकी उस आदत के बारे में अच्छे से जान गया था। वो मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलता था। मेरा एक दोस्त था, उसे आवाज़ बदल कर बात करनी आती थी। उसकी ये बात सालिस कादिर के जहन में बैठ गई थी। तुम्हारी ख्वाहिश तो अधूरी रह गई मेरी मस्तान को पर्पल रंग में देखने की, ज़रीर ने उसे देखते हुए छेड़ने वाले अंदाज में कहा था, जो खामोश खामोश सी बैठी थी। जिस दिन मैं अपनी मस्तान खरीदूंगी उस दिन अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँगी। उसने चाय का घोट भरते हुए बेतासुर से अंदाज में जवाब दिया था। उसका दिल हर शय से उचाट हो चुका था। हर चीज़ से उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। वो अपने रूम में जाने के बजाय गेस्ट हाउस के उस कॉरिडोर में आई थी जिसकी जालियों से टेक लगाए वो सीने पर बाजू बांधे किसी गहरी सोच में गुम था। आपने बुलाया था? जमिया की आवाज़ सुनकर उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा था, फिर अस्पात में सर हिलाते हुए अपने पास आने के लिए कहा तो वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सुनबे कौन है? सालिस ने उसे इस्तफसार किया तो उसे हल्की सी हैरानगी हुई थी। उसे आज सुनबे का ख्याल क्यों आया था? क्लास फेलो वो ज़रीर के दोस्तों में से था तो उसे आवाज़ बदल कर बात करनी आती थी। उसने संजीदगी से दूसरा सवाल किया। हाँ, कई दफ़ा जब मैं और हसीन साथ बैठे होते थे वो पीछे से ज़रीर की आवाज़ में बात करके हमें चौंका दिया करता था।
वो हसीन में इंटरेस्टेड था, उसे पसंद करता था, लेकिन हसीन हमेशा उसे इग्नोर करती थी। कई बार वो उस पर गुस्सा भी होती थी। उनका झगड़ा भी हुआ था। मैंने आपको बताया था ना ये सब। और ज़रीर? नहीं सालिस भाई, सिर्फ हसीन उसे पसंद करती थी। वो तो उसके साथ वैसे ही पेश आता था जैसे क्लास के हर लड़की के साथ आता था। मैंने आपको पहले भी बताया था, उसे हसीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नहीं, वो ऐसा इंसान था कि किसी लड़की के साथ। उसने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। सालिस को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अचानक ही दिल में दर्द की एक तेज लहर उठी थी। कुछ बहुत बुरी तरह से चुभा था। दिमाग कह रहा था कि अपने सारे शक शुबात को भुलाकर अपने मकसद पर तवज्जो दूं, लेकिन दिल था कि एक जिद पर अड़ चुका था। उसे तसल्ली चाहिए थी। हो सकता है सालिस गलत हो सकता है वो आज तक एक धोखे में जी रहा हो। ये भी हो सकता है कि ज़रीर बिन कादिर बेगुनाह हो। उसका दिल लरसने लगा था। ये कैसे मुमकिन था? ज़रीर कैसे मासूम हो सकता था? जांगशीन ने तो सारे सबूत उसे दिखाए थे। उसे कहा था कि उनका मुजरिम ज़रीर है। क्या सुनमे बिल्कुल ज़रीर की आवाज़ कॉपी कर सकता था? बिल्कुल। अगर आप आंखें बंद करके सुने तो कभी यकीन ही नहीं कर सकेंगे कि आपने ज़रीर को नहीं, सुनबे को सुना है। ठीक है, तुम जाओ, मनल का ख्याल रखना। वो जेब से अपना फ़ोन निकालते हुए उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया था। जमिया ने बस एक खामोश सी निगाह उसके बेपरवाह से चेहरे पर डाली थी, फिर वहाँ से पलट गई। पहले उसे सिर्फ हसीन का ख्याल रहता था और अब सिर्फ मनल जलील का। उसके अंदर आहिस्तेगी से बहुत कुछ टूटा था। उस इंसान के लिए इतना कुछ करने के बाद भी वो उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई थी। उसके लिए जीना ने अपनी पहचान बदल ली थी। अपना नाम सर्जरी के ज़रिए, अपने चेहरे के खदोखाल, अपनी तरजीहात, क्या कुछ नहीं किया था उसने सालिस कादिर के लिए। लेकिन वो आज भी उससे सिर्फ इतना ही चाहता था कि वो मनल जलील की दोस्त बनकर हमेशा उसका ख्याल रखे। उसे मनल से कोई बुग़्ज़ नहीं था। वो उसकी वैसी ही दोस्त थी जैसी हसीन की थी। उसे शिकवा था तो बस उस इंसान से जो उसकी आंखों में छुपे हुए एहसासात को कभी समझ नहीं पाया था। यह जानकर अनजान बनने की कोशिश करता था। सालिस के अंगूठे तेजी से स्क्रीन पर हरकत करते हुए किसी को पैगाम भेज रहे थे। वो अपने शक को दूर करना चाहता था। उसे पहली बार जांगसीन की किसी बात पर बेएतबारी का एहसास हुआ था। जिस इंसान पर वो आंखें बंद करके यकीन करता था, उस यकीन में हल्की सी दरार पड़ने लगी थी। वो साकित निगाहों से स्क्रीन पर खुला हुआ पैगाम देख रहा था। वो तारीख थी 4 अप्रैल की और सन था 2012। उस दिन ज़रीर कादिर की 20वीं सालगिरह थी। उस दिन का रिकॉर्ड उसके सामने खुला हुआ था। स्क्रीन पर उस दिन की फ्लाइट शेड्यूल दिखाई दे रही थी। उस दिन ताइवान से मिस्र 3 परवाज गई थी। एक सुबह 10 बजे और दूसरी शाम के 5 बजे और तीसरी रात के 11 बजे। उसके फ़ोन नंबर का रिकॉर्ड भी उसमें मौजूद था। उसके नंबर से हसीन को 10 सेकंड की कॉल की गई थी। तब उस नंबर की लोकेशन उसके घर की थी, लेकिन आधे घंटे बाद उसकी लोकेशन ताइपे एयरपोर्ट की शो हो रही थी। फ़्लाइट में उसका नाम शामिल था। 5 बजे वाली फ़्लाइट में उसने बोर्डिंग की थी। जिस वक्त हसीन उसके घर में थी तब वो काहिरा एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। वो भी यकीनी से सब देख रहा था। जांगसीन ने जो कुछ उसे बताया था और दिखाया था वो सब उसके उलट था जो वो देख रहा था। जांगसीन ने तो उसे बताया था कि वो उस दिन मिस्र गया था, लेकिन 5 बजे वाली फ़्लाइट से नहीं बल्कि 11 बजे वाली फ़्लाइट से। उसे सारे प्रूफ भी दिखाए थे। तब सालिस को वही सच लगा था जो उसके डैड ने उसे बताया था। उसने अलग से कोई छानबीन नहीं की थी, बस ज़रीर की नफ़रत का बीज अपने दिल में बो लिया था। सुनमे हसीन में इंटरेस्टेड था। वो ज़रीर की आवाज़ में बात क्या करता था। हसीन ने उसे काफ़ी सख्ती से कई बार वार्न किया था कि वो उससे बात करने की कोशिश ना क्या करे। वो सख्ती से लब भींचे खड़ा था। जो हकीकत उस पर अश्कार हो रही थी, उसने सालिस कादिर के वजूद में तूफ़ान उठा दिए थे। तो क्या इतने साल उसने गलत इंसान से नफरत करने में गुजारे थे? उस शख्स को कातिल समझ रहा था जिसका उस सब मामले में कोई लेना देना नहीं था। हीटर चलने की वजह से पूरे कमरे में गर्माइश का एहसास था। उसका इरादा शावर लेने का था, लेकिन फ़ोन पर आने वाली कॉल की जानिब मुतवज्जो होते हुए उसने कपड़े और टॉवल बेड पर डाल दिया था। फिर उस छोटी सी रॉकिंग टेबल के पास आया था जहां उसका फ़ोन और लैपटॉप वगैरह पड़े हुए थे। उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। पतले से सफ़ेद जालीदार पर्दे हवा से सरसरा रहे थे। उस खिड़की की बाहर बालकनी थी जहां रेलिंग के पास 2 सोफे पड़े हुए थे और एक शख्स रेलिंग से टेक लगाकर खड़ा हुआ था। उसके पीछे गेस्ट हाउस का सरसब्ज़ सा लॉन दिखाई दे रहा था। बोलो ज़ेन, उसने फ़ोन कान से लगाते हुए पूछा था। उसकी नज़रें जांगवान को ही देख रही थी, जो स्याह पैंट पर स्याही हाई नेक पहने हुए कुछ संजीदा सा खड़ा हुआ था। उसकी नज़रें फ़ोन की स्क्रीन पर झुकी हुई थी। सालिस का पता चल गया है ज़ईम, उसकी पुरजोशी सी आवाज़ सुनकर ऑन ज़ईम बुरी तरह चौंका था।
क्या कह रहे हो? उसका दिल पूरी रफ्तार से धड़कने लगा था। मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपनी कोई निशानी छोड़ ही जाता है। तुम्हें तामसुई का वो पुलिस स्टेशन याद है जहां हमने साजिश का रिकॉर्ड निकलवाने के लिए दरख्वास्त दी थी? उन्होंने एक फाइल ईमेल की है, मैं तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ, तुम खुद देख लो। वो बुरी तरह फड़फड़ाते हुए दिल के साथ चेयर घसीट कर बैठा था। फिर लैपटॉप ऑन करके अपने सामने क्या था, कॉल को वीडियो कॉल पर डालते हुए उसने फ़ोन को मेज पर पेन होल्डर के साथ खड़ा कर दिया था। उसकी उंगलियां कीपैड पर चल रही थीं और नज़रें बेकरार से स्क्रीन को देख रही थीं। उसका माइंड ब्लैंक हो रहा था और दिल बस उसके हाथों से निकला जा रहा था। रास्ता और मौसम की परवाह किए बिना वो अभी और इसी वक्त ताइपे जाने का इरादा कर रहा था। सालिस का पता अगर चल गया था तो उस तक पहुंचने में मज़ीद देर करना इंतहाई बेवकूफ़ी थी। वो स्क्रीन पर खुली हुई ईमेल को देख रहा था जहां ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, सिर्फ उसका पूरा नाम, उसकी तंजीम की कुछ मुख्तसर सी मालूमात थी और उसके साथ एक पुरानी सी तस्वीर। ज़ैन पे साख्ता सीधा होकर बैठा था। वो गौर से उस पासपोर्ट साइज फ़ोटो को देख रहा था। वो कभी उसके नाम को देख रहा था तो कभी उस तस्वीर में नज़र आते चेहरे को। कुछ जाना पहचाना सा लगा था, जैसे वो पहले भी कहीं उसे देख चुका हो, जैसे वो चेहरा अनजाना न हो, जैसे वो उसे जानता हो। उसकी गैर इरादी सी निगाह खिड़की पर उठी थी जहां वो अभी भी खड़ा हुआ था। उसने जांगवान को देखने के बाद फिर से सालिस की तस्वीर को देखा था। वो दोनों मुख्तलिफ थे, दोनों अलग चेहरे लग रहे थे, लेकिन ऑन ज़ैन की ज़ेरक निगाहों में कुछ खटक रहा था, कुछ चुभ रहा था। उसने सिर्फ अपनी तसल्ली करने के लिए फ़ोन उठाया था और फ्लैश ऑफ करके नामहसूस अंदाज में जूम करके उसकी तस्वीर खींची थी, फिर उसे ज़ैन को भेज दिया। ये कौन है? वो वीडियो कॉल पर था। ऑन ज़ैन ने एयरपोर्ट्स निकाल कर कानों में लगा लिए थे। सालिस की तस्वीर और इस शख्स में तुम्हें कुछ मुमासलत लग रही है या सिर्फ मेरा वहम है? उसने संजीदगी से पूछा था। एक मिनट रुको ज़रा। ज़ैन ने अपना लैपटॉप खोलकर उसकी स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दी थी। लैपटॉप पर अब वो जो भी कर रहा था वो वीडियो कॉल पर ज़ैन को भी दिखाई दे रहा था। क्या तुम उसे जानते हो? वैसे ये है कौन? उसने तजस्सुस से पूछा। एक ऐसा इंसान जिसने मुझे अपनी जानिब बिल्कुल वैसे ही अट्रैक्ट किया था जैसे सालिस ने किया था। तो तुम्हें इस पर शक है? शक नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनकी आवाज़, इनका अंदाज, इनका रहन सहन सब कुछ मुख्तलिफ है। सालिस से मुझे नफरत है, लेकिन इस शख्स के लिए मेरे दिल में नरम गोशा है। जांगवान ऐसा इंसान है जिससे दोस्ती की जा सकती है। तुम्हें कोई इंसान दोस्त बनाने के काबिल लगा है तो मैं कह सकता हूँ कि वो इंसान वाकई में स्पेशल होगा। मुझे इन दोनों के चेहरों में कुछ मुमासलत लग रही है। क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है? सालिस की तस्वीर में उसकी उम्र तकरीबन 25 साल के करीब लग रही है और सोर्स के मुताबिक ये तस्वीर 5 साल पुरानी है। यानी अगर अभी हम देखें तो सालिस की उम्र 30 साल होगी और जांगवान की भी मुझे इसी का हम उम्र लग रहा है। इनकी हाइट और जसामत वगैरह देखें तो कुछ कुछ सेम ही हैं, शायद इसलिए ये दोनों तुम्हें एक जैसे लग रहे होंगे। कई ऐसे आम चीनी ताइवानी लोग मिल जाते हैं जो एक दूसरे से मुशाहबत रखते हैं। इनके केस में भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन सालिस चीनी नहीं है। हाँ, इसके जो फिजिकल फीचर्स हैं ये शायद मिस्री हो सकता है, और चीनी तो जांगवान भी नहीं लगता है। मैं इन दोनों की पिक्चर्स को मर्ज करके देखता हूँ। उसने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था, दोनों तस्वीरों को एक साथ रखा था। सालिस की आंखों से नज़र के नाजुक से ग्लासेस रिमूव करके उसकी नीली आंखों को भूरी आंखों से बदल दिया। उसे क्लीन शेव करके उसके चेहरे के कुछ हिस्सों को भी शेप में लेकर आया था। वो सांसें रोके पलके झपकाए बिना ही स्क्रीन को देखे जा रहा था। अनबिलीवेबल, दो लोग एक जैसे कैसे दिखाई दे सकते हैं? ज़ैन हैरानगी का इजहार कर रहा था, लेकिन ऑन ज़ैन खुद को किसी बर्फ के पहाड़ के नीचे दबा हुआ महसूस कर रहा था। वो अपनी बसारतों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। टुकुर टुकुर स्क्रीन को देखे जा रहा था। जांगवान की डिटेल्स निकालो। उसे अपनी आवाज़ में लर्जिश महसूस हुई थी, जो उस इंकशाफ की वजह से थी जिसने उसकी वजूद में बरकी लहर दौड़ाई थी। शनाख्ती कार्ड, इसका होम एड्रेस, इसका फ़ोन नंबर, सब कुछ मौजूद है। लेकिन वो एक लम्हे के लिए रुका था, फिर अचंभे से बोला, लेकिन कोई इतना क्लीन कैसे हो सकता है? इसके नाम पर किसी भी हॉस्पिटल का कोई बिल या पुलिस के रिकॉर्ड में एक चालान तक भी नहीं है। ज़ैन अपने ही कहे जा रहा था और वह अपनी इस तूफान से नबरदाज़मा था जिसने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। वो उस पर शक नहीं कर रहा था, वो कर ही नहीं सकता था, लेकिन आंखों देखी हकीकत जुटलाना उसे नहीं आता था। वो बेइख्तियार चेयर ढकेल कर उठा था। जांगवान अब वहाँ मौजूद नहीं था। सख्ती से भीजे हुए लब और तने हुए चेहरे के साथ वो सीधा वार्डरोब के पास आया था। अंदर रखे हुए बैग को बाहर निकाला था, फिर उसमें रखी हुई
पिस्टल निकालकर उसकी ब्लड चेक की और कमरे से निकल गया था। सिर्फ थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बासिल वहाँ आया था। ज़ईम, तुम्हारे पास लैपटॉप का चार्जर? वह हैरानी से खाली कमरे को देख रहा था। उसका लैपटॉप, फ़ोन, सब कुछ खुला हुआ मेज़ पर पड़ा हुआ था, लेकिन दरवाज़ा खुला था और वो गायब था। वो तो इतना लापरवाह और गैर जिम्मेदार नहीं था। वो मेज़ के करीब आया था, कुछ देर लैपटॉप की स्क्रीन को देखा था। उसका रंग उड़ गया था और दिल बस बंद होने के करीब था। उसे पता चल गया था। सिर्फ इस सोच ने बासिल महमूद को हिला कर रख दिया था। उसने बेड पर पड़े हुए बैग को देखा था, जिसमें मुख्तलिफ असला और गोलियां पड़ी हुई थीं। एक पिस्टल उठाते हुए उसने मैगजीन में गोलियां भरी और तेजी से वो भी बाहर निकला था, लेकिन बाहर निकलने से पहले लाइट्स और दरवाज़ा दोनों बंद कर दिया था। उसके चेहरे पर घबराहट और फिक्रमंदी थी। जिस दिन के आने से उसे डर था वो आ गया था। खौफ उसके दिल में पंजे गाड़ने लगा था। रात कतरा कतरा पिघल रही थी। खनक हवाओं में भी इजाफा होने लगा था। वो दोनों गेस्ट हाउस की पथरीली सी सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। ज़रीर ने कहा था कि वो कुछ देर बाहर ही खुली फिजा में बैठना चाहता है, तो मनल उसका साथ देने के लिए रुक गई थी। बाकी सब डिनर से वापस आने के बाद गेस्ट हाउस में चले गए थे। सारिस की हुडी पहने हुए वो उससे एक सीढ़ी ऊपर बैठी हुई थी। खिलाफ मामूल चुप चुप सी थी। साफ शफाफ से आसमान को देखते हुए वो उसकी बातों का मुख्तसर सा जवाब दे रही थी। उसके जहन में बस जांगवान मौजूद था। तुम्हारी दोस्त, ज़रीर के कहने पर उसने चौंक कर उसे देखा था। फिर उसके हाथ के इशारे करने पर उस जानिब देखा था जहाँ कुछ दूर 2-3 बिल्लियाँ भाग रही थीं। लगता है इनका झगड़ा हो गया है। खामोश पड़ी शहर अंगेज सी गली में उनके गुर्राने की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। मुझे डर है ये झगड़ते हुए यहाँ ना आ जाएं। मनल ने गर्दन को जरा सा झुकाकर एक सीढ़ी नीचे बैठे हुए उसे देखा था, जो गर्म कपड़े पहने हुए सीने पर बाजू बांधे रिलैक्स सा पीछे को टेक लगाकर बैठा हुआ था। एक सुपर स्टार, पूरे ताइवान को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला ज़रीर कादिर बिल्लियों से डरता है? घुटनों के गिर्द बाजू बांधे हुए चेहरा उन पर टिकाते हुए उसने पूछा। हाँ डरता हूँ, मुझे ये कहने में कोई आर भी नहीं है, लेकिन तुम डरते क्यों हो? बचपन में मैं शौक से बिल्लियाँ पाला करता था। एक दफ़ा मेरे पालतू बिल्ले को मैं नहला रहा था, उसने मेरे चेहरे पर नाखून मार दिया। बस उसी दिन से मैं बिल्लियों और कुत्तों से दूर ही रहता हूँ। तुम्हें पता नहीं था कि बिल्लियों को नहलाने से नफरत होती है? पता होता तो अपने चेहरे को जख्मी करने का रिस्क क्यों लेता? जख्मी? जरा सा नाखून लगने से तुम जख्मी हो गए थे? 4 इंजेक्शन लगे थे। कई दिन तक उनके निशान मेरे चेहरे पर पड़े रहे थे। तुम्हें बहुत पसंद है बिल्लियाँ? ज़रीर ने जरा सा तिरछा होकर उसे देखा कर पूछा था। हाँ बहुत ज़्यादा। तुम्हें इंसानों के अलावा हर चीज़ पसंद है। अपने फेवरेट इंसान भी मुझे बहुत पसंद है। फेवरेट? मेरे फ्रेंड, जो मेरी हर मुश्किल को मिनटों में आसान कर देते हैं। मैं परेशान होती हूँ तो मुझे कंसोल करने की कोशिश करते हैं। मैं उदास होती हूँ तो मुझे हंसाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। मेरे बहन भाई जो मुझ पर जान छिड़कते हैं। मेरे वर्कर्स, मेरे नेबर्स और हर वो इंसान जिसके दिल में मेरे लिए इज्जत और मोहब्बत है, जिसकी किताब में मेरा जिक्र अच्छे अल्फाज में होता है, जो मेरे रिजर्व्ड नेचर को रूड नहीं समझते। क्या हुआ? उसे यकतक खुद को तकता हुआ पाकर उसने नासमझी से पूछा। मैंने सुना था लिखने वालों को बोलना ज़्यादा पसंद नहीं होता। तुम कह रहे हो मैं बहुत बोलती हूँ? उसने पेशानी पर एक बल नमूदार हुआ था। नहीं, मैं कह रहा हूँ बोला करो, अच्छी लगती हो बातें करते हुए। बातें करती हुए या सर खाते हुए, एक ही मतलब है। हाँ तो क्यों बैठे हो मेरे पास, बातें सुनने के लिए? उसका अंदाज फ़ौरन ही खुश्क हुआ था। मुझे किसी की बातें सुनने की आदत नहीं है। मैं ज़्यादा बोलने वाले लोगों की कंपनी में बोर होता हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? मालूम नहीं, बस अच्छा लगता है। खुशकिस्मत हो तुम जो मैं तुमसे बातें कर लेती हूँ, वरना मुझे भी हर एक से बातें करना पसंद नहीं है। मैं हर एक हूँ? अगर तुम एक्टर हो, एक जानी मानी शख्सियत हो, तुम्हारे फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है और तुम्हें लगता है कि मैं उन सब बातों को खातिर में लाऊंगी और तुम्हें अपने बाकी दोस्तों से ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करूंगी, तो तुम गलत हो। स्पेशल ट्रीट तो मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा कोई दोस्त है ऐसा जो ज़रीर कादिर की टक्कर का हो। शुक्र है कि तुम इकलौते हो। तुम्हारे जैसा अगर मेरे और दोस्त होते तो जाने मेरा क्या होता। तुमने कह ही दिया आखिर। क्या कह दिया? यही कि मेरे साथ कोई नहीं है। हाँ, तुम्हारे जैसा कार्टून कोई नहीं। तुम मुझे ऐसा कार्टून नहीं बुला सकती। एक मिस्री शहजादे को कार्टून बुलाने पर सज़ा हो सकती है। तुम्हें दे दूंगा, वो भी उम्र कैद की। उम्र कैद की सज़ा? जानते हो मेरे अच्छे वकीलों से राब्ता है। इस उम्र कैद से तुम्हें वो वकील नहीं बचा सकेंगे। मनल जलील ने एक गहरी सांस भरकर उस बहस से गिव अप किया था। ज़रीर कादिर को हराना उसके बस की बात नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी तो
वक्त तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। उसके छींकने पर मदन ने तासुब से कहा था, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। पहले तो जब भी यहाँ आने का मौका मिला तो सिर्फ काम में ही मसरूफ रहता था, कभी इस जगह की खूबसूरती को ठीक से महसूस करने का वक्त ही नहीं मिला। उसने बिना कुछ कहे अपनी गर्दन में से मफलर निकाल कर जरा सा उसके जानिब झुकते हुए उसके गले में लपेट दिया था। मेरे हर मफलर पर तुम कब्जा कर लेते हो। साथ ही नाखुशी से उसे जताया भी था, एक दिन उन कब्जा किए हुए मफलर्स की पूरी कलेक्शन होगी मेरे पास। वो मुस्कुराते हुए बोला। उसकी नरमाहट उसे अपने चेहरे और गर्दन को छूती हुई महसूस हो रही थी। ठंडी हवाएं चल रही हैं, टेम्परेचर मजीद गिरेगा, कहीं तुम्हारा बुखार ज़्यादा न बढ़ जाए। उसके अंदाज में तशवीश थी। कहवा पीने चले? कहवा? सिर्फ 10 मिनट की बात है। यहाँ गली के कोने पर ही वो चाय खाना मौजूद है, वहाँ कमाल का कहवा मिलता है। क्या तुम पहले कभी वहाँ गए हो? वो वहीं बैठी हुई थी, उससे पूछ रही थी, जो नीचे खड़ा हुआ जेबों में हाथ डाले हुए उसे देख रहा था। पिछली बार जब शूटिंग के लिए आया था तब गया था। उसने जेब से सीधा होते हुए हाथ निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया था। मदन ने एक निगाह उसके चेहरे को देखा था, फिर उसकी हथेली को। अगले लम्हे वो अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए खड़ी हो गई थी। अगर मुझे कहवा पसंद न आया तो आइंदा तुम्हारी पसंद की कोई भी चीज़ ट्राई नहीं करूँगी। तुम एक दफ़ा टेस्ट करके देखना, पसंद न आए तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हें काफ़ी तेज़ बुखार हो रहा है ज़रीर। उसके हाथ की गर्माइश को महसूस करते हुए उसने हाथ की पुष्ट से ज़रीर की पेशानी और रुखसार को छूते हुए फिक्रमंदी से कहा था, क्या तुमने टेबलेट ली थी? वो उससे पूछ रही थी, जो अपने जलते हुए चेहरे पर उसके ठंडे हाथ का लम्स महसूस करके अपने दिल की तपिश को मजीद बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था। वो दोस्त समझकर तशवीश का इजहार कर रही थी और वो मोहब्बत समझकर दिल में बसा रहा था। मैं वापस जाकर ले लूँगा, रूम में पड़ी है। तुम ठहरो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो, वापस जाकर खा लूँगा। अभी खा लोगे तो कुछ देर में तबीयत संभल जाएगी, देर करोगे तो मजीद ख़राब होगी। तुम जाकर वहाँ बैठो, मैं 5 मिनट में लेकर आती हूँ वापस। अकेले कैसे जाओगी? मैं साथ आता हूँ ना। नहीं, रहने दो, तुम जाओ, मैं बस अभी आती हूँ ना। वह कहती हुई गेस्ट हाउस की सीढ़ियों पर चढ़ गई थी। गहरी सांस भरते हुए वह ताज़ी हवा को अपने अंदर उतार कर काफ़ी सुकून महसूस कर रहा था। उसकी सुनहरी नज़रें अतराफ का जायजा ले रही थीं, जहाँ दोनों तरफ बनी हुई मकामी दुकानों के सारे शटर्स गिरे हुए थे। बस कहीं कहीं किसी इमारत की बालकनी छत से लटकती लाल टेनों की रोशनी वहाँ उजाला करने की मैं कामयाब हो रही थी। क्या उसे बता दूँ? उसने खुद से सवाल किया। कब तक इसी एकतरफा मोहब्बत की आग में चलता रहूँगा? कब तक इसका बोझ दिल में संभालूंगा? वो फिर से उसी कश्मकश का शिकार होने लगा था। परसों उन सब की रवानगी थी। वो जाने से पहले उसे इजहार दिल करके जाना चाहता था, लेकिन जब जब वो सामने आती थी वो उसके सामने खुद को बेबस महसूस करने लगता था। एक अनजाना सा डर और खर्चा उसके दिल में सर उभारता था। वो उससे इनकार नहीं सुनना चाहता था। वो अपनी ही सोचों में उलझा हुआ था, जब अपने पीछे से कई कदमों की धीमी सी छाप सुनकर उसके कदम में सस्ती आई थी। वो वहीं ठहर गया था। कुछ गैर मामूली सा एहसास हुआ था। उस नीम अंधेरी सी गली में वो तन्हा नहीं था, वहाँ कोई और भी मौजूद था। शायद लोगों की तादाद 1 से ज़्यादा थी। उसने सर को दाएं बाएं खफीफ सी जंबिश देते हुए होडी में रखे हुए हाथों की मुट्ठियों को सख्ती से भींच लिया था। उसमें उस वक्त भागने की सकत नहीं थी। शायद वो उनसे मुकाबले करने का सोच रहा था, लेकिन उसने जो ही मुड़कर देखा था, एक मोटी सी लकड़ी का डंडा उसके जबड़े पर लगा था। वो लड़खड़ाता हुआ साइड पर गिरा था। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। एक लम्हे के लिए उसकी दुनिया घूम गई थी। पूरे चेहरे और दिमाग में दर्द की एक तेज लहर उठी थी। उसने धुंधली आंखों से देखना चाहा था। वहाँ वाकई 5-6 लोग खड़े थे। उन सब के हाथों में मुख्तलिफ हथियार थे, तो 40 के आदमी उसकी जान लेने वहाँ भी पहुँच गए थे। दोनों हथेलियों को ज़मीन पर टेके वो सारी हिम्मत मुस्तमा करके दिक्कत से उठा था। उसके वजूद में दर्द की तेज़ लहर उठी थी। अपने बॉस को बुलाओ, एक दफ़ा, मुझे आखिरी दफ़ा उससे मिलना है। ज़रीर ने दिक्कत से कहा। उसका लहजा सर्द और सपाट सा था। आखिरी दफ़ा? क्या तुम उससे पहले भी मिल चुके हो? एक ने आगे बढ़ते हुए तमस्कर से कहते हुए जोर का मुक्का उसके पेट पर मारा था और उसी पर बस नहीं किया था, वो उनसे पिटते हुए निढाल होकर गिर पड़ा था। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, जितनी भी फाइटिंग आती थी वो सब उन पर आजमाई थी, लेकिन वो इतने हट्टे कट्टे लोगों का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता था। वो सिर्फ अपने ड्रामों की हद तक ही अनबीटेबल हीरो था। असल जिंदगी में वो कुछ ही देर में ढेर हो गया था। उसका दायां गाल पथरीली ज़मीन पर था। बाएं गाल पर लगे जख्म से खून रस रहा था। पेशानी से आँख के नीचे से होठों के फटे हुए किनारे से वो लहूलुहान हो चुका था। उसके सुनहरी आंखों ने किसी को भागते हुए उसकी जानिब आते देखा था।
अंधेरे और धुंधलाहट की वजह से वो पहचान नहीं पा रहा था कि वो कौन है, लेकिन कोई था जो उसका मुहाफिज बनकर वहाँ पहुँच गया था। वो बेड के किनारे पर सर हाथ में गिराए बैठा हुआ था। उसका पूरा वजूद जैसे किसी जलजले की तरह हिल रहा था। मेरी बात मानो सालिस, जांग सिन को तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो कादिर से नफरत करता है। उसकी औलाद को क्यों सीने से लगा कर रखेगा? अपनी आंखों पर बंधी हुई वो एतमाद की पट्टी हटा कर देखो। वो तुम्हें अंधेरों में धकेल देगा, तुमसे संगीन काम करवाएगा। जरीर की जान तुम अपने हाथ से लोगे। जरीर और कादिर की तबाही तुम्हारे जरिए होगी। तो जरीर वो इंसान नहीं था। मैंने एक अरसा गलत इंसान से नफरत करते हुए ज़ाया किया। अगर जरीर मासूम और बेगुनाह था तो असल गुनाहगार कौन था? क्या सुन बे? वो साकित बैठा था। तभी कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला था। सालिस ने नागवार नजरों से नवारिद को देखा था, लेकिन चौंक उठा था। वो ज़ईम से उस बदतमीजी की तवक्को नहीं कर सकता था। उसकी आंखों की सख्ती, उसके तने हुए तासुरात और बिछे हुए जबड़े देखकर वो आहिस्तेगी से अपनी जगह से उठा था। क्या हुआ था उसे? वो ऐसे क्यों उसके कमरे में आया था? क्या उसे एक सोच जो सालिस के जहन में आई थी उसने उसे सुनकर दिया था? उसकी नज़रें ज़ैम के पहलू में गिरे हुए हाथ पर गई थी, जिनमें सख्ती से एक कीमती पिस्टल पकड़ा हुआ था। अचानक ही उसकी निगाहों में वो सड़कपन झलका था जो जांगवान की नहीं, सिर्फ सालिस की शख्सियत का हिस्सा था। उसने एक गहरी सांस भरी थी। आज की रात शायद इंकशाफ की रात थी। आज की रात हर हकीकत पर से पर्दा उठाने वाली रात थी। उसने कभी एक दफ़ा भी नहीं सोचा था कि उसकी असलियत ऐसे भी किसी पर खुल सकती है। अपनी तरफ से तो उसने सब कुछ क्लियर रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक गया था और उसकी यही छोटी सी चूक उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। सालिस से मिलने की हसरत पूरी हो गई तुम्हारी, गुस्सेले लड़के। उसके लबों पर एक मुस्कुराहट थी, एक तमस्कर में डूबी हुई, एक सुकून में भरी हुई, एक बेफिक्री सी। सीने पर बाजू बांधे वो पीछे कंसोल टेबल से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। जरीर की बेगुनाही जानकर उसके वजूद और पूरे दिमाग में जो सनसनाहट दौड़ रही थी उसे काबिल महारत से छुपाकर वो कंपोज नजर आ रहा था। जबकि ज़ैम को अपने कदमों के नीचे से ज़मीन सरकती हुई महसूस हो रही थी। जो आवाज़ उसने सुनी थी वो जांगवान की नहीं थी, वो सालिस कादिर की आवाज़ थी जो वो फ़ोन पर सुना करता था। बेशक वो शदीद गुस्से और तेश में था, लेकिन दिल में कहीं एक मोहम सी उम्मीद थी, एक डर सा था कि वो सालिस नहीं हो सकता। अगर उसने अपने मुंह से इनकार कर दिया, अगर उसने कहा कि वो जांगवान ही है, वो किसी सालिस को नहीं जानता, तो ज़ैम उस पर एतबार कर लेता। उसने जो जांगवान पर भरोसा किया था, जो उस पर एतमाद किया था, वो उसे रोक रहा था उस पर शक करने से। और ज़ैम को धोखा देना आसान नहीं था। उसकी आंखों में धूल झोंकना एक दीवाने का ख्वाब था, लेकिन जिस सूरत हाल का वो सामना कर रहा था उसने ऑन ज़ैम की ज़ात में एक तूफान तो उठाया ही था। सालिस ने उसके सवाल करने का इंतज़ार नहीं किया था। उसके कुछ कहने बिना ही सिर्फ उसकी आंखों का तासुर उसके अंदाज को देखकर पहचान गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने सफाई देने की कोशिश नहीं की थी, ना ही कुछ छुपाने या कवर करने की। उसने मान लिया था वो सालिस ही था। वो सख्ती से लब एक दूसरे में पेवस्त किए उसे देख रहा था। उसके खून में गोया खून उतरा हुआ था। मैंने खुद से एक वादा किया था, जिस दिन सालिस कादिर का चेहरा दिखाई देगा उस दिन वो चेहरा इस दुनिया में दोबारा नजर नहीं आएगा। उसने फंकारते हुए आहिस्तेगी से पहलू में गिरे हुए हाथ को उठाया था। उसकी पिस्टल की नाल का रुख सालिस की पेशानी की तरफ था। ट्रिगर पर रखी हुई उंगली पर उसका दबाव बढ़ने लगा था। वो गोली चलाने लगा था, लेकिन तभी कोई भागता हुआ वहां पहुंचा था। फूले तनफ्फुस के साथ उसने ज़ैम को देखा था, फिर तेजी से जाकर सालिस के सामने खड़ा हो गया था, जैसे उस पर चलने वाली गोली अपने सीने पर खाने के लिए तैयार हो। क्या कर रहे हो ऑन ज़ैम? गन नीचे करो, पागल हो गए हो? तुम दरमियान से हट जाओ बासिल, तुम कुछ नहीं जानते, तुम नहीं जानते ये कौन है। वो भड़क कर बोला था। बैठकर बात करते हैं, गन नीचे करो, उसने तहम्मुल से कहा। उसे सिचुएशन को संभालने की अपनी सी कोशिश की थी, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका था। अब बासिल महमूद की कोई कोशिश काम नहीं आने वाली थी। पीछे हो जाओ बासिल, आज ये इंसान मेरे हाथों ही जहन्नुम वासिल होगा। तुम्हारा गुस्सेला दोस्त आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है। पीछे खड़े सालिस की वो सुकून भरी आवाज़ बासिल को साकित कर गई थी। उसने दंग नज़रों से ज़ैम को देखा था, जो चुपती हुई नज़रों के साथ उसे देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि अब वजह पता चल गई तुम्हें। बासिल को बुरी तरह से तेश आया था सालिस पर। उसने क्यों एतराफ़ किया था? कुछ देर के लिए वो कवर नहीं कर सकता था क्या? गन नीचे करो, बासिल ने जबड़े भीजते हुए काफ़ी सख्ती से ज़ैम को कहा था। तुम सब कुछ जानने के बाद भी इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो?
वो नाकाबिले यकीन नजरों से उसे देख रहा था जो उसके और सालिस के दरमियान आ खड़ा हुआ था। बासिल ने जब्त से उसकी बात सुनी थी। उसका हाथ अपनी पुश्त की जानिब से गया था। दूसरे ही लम्हे उसने शर्ट उठाकर पिस्टल खींचकर निकाली थी। अपनी गन नीचे करो, ज़ैन की पेशानी का निशाना बांधे उसने संजीदगी से कहा था। जिसके चेहरे पर पहले बेयकीनी के तासुरात उभरे थे वो शशद्दर निगाहों से उसे देख रहा था। उस कमरे की खामोशी जहर बन चुकी थी, जिसमें गूंजती हुई घड़ी की टिक टिक सर में हथौड़े की तरह बरस रही थी। ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खींच ली गई थी और आसमान उस पर गिर पड़ा था। ऑन ज़ैन को अपना वजूद आग के जंजीरों में कसता हुआ महसूस हो रहा था। तुमने मेरे बॉस पर गोली चलाई तो जिंदा तुम भी नहीं बचोगे। उसकी आवाज़ सख्त थी, वार्निंग देती हुई, उसे उसके हाथ समझाती हुई। लेकिन क्या ये वो आवाज़ नहीं थी जिसमें नरमी और खलूस हुआ करता था? ऑन ज़ैन, तुम ना अभी मुझे जानते नहीं हो। ये एक पब्लिशिंग कंपनी का चीफ एडिटर है, ये मेरा दोस्त है। बासिल की हिफाजत करो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम गन चलाना सीख लो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दूंगा। किसी को मार नहीं सकते, कम से कम अपने बचाव करना तो तुम्हें आना चाहिए। ऑन ज़ैन का हाथ ढीला पड़ता हुआ पहलू में आ गिरा था। उसकी पिस्टल के निशाने पर उसका दोस्त खड़ा हुआ था। वो उस पर गोली नहीं चला सकता था। उसकी आंखों और चेहरे पर क्या कुछ नहीं था। उसके सारे अल्फाज जैसे दम तोड़ गए थे और दिल में बस दर्द के तूफान उठ रहे थे। ये इंकशाफ उस पर बहुत भारी साबित हुआ था। उन दोनों की कैफियत से अनजान वो सीने पर बाजू बांधे खड़ा कभी बासिल का संजीदा तना हुआ चेहरा देख रहा था तो कभी ऑन ज़ैन का, जो उस गहरे शौक से निकलने और हकीकत को तस्लीम करने में डावाडोल हो रहा था। शायद वो आंखों देखी हकीकत को ख्वाब समझकर नींद खुलने का मुंतज़िर था। वो उस बदतरीन इंकशाफ को कबूल नहीं कर पा रहा था। सालिस की निगाहें दरवाजे की जानिब उठी, जहां वो फूले तनफ्फुस के साथ बासिल को पुकारते हुए दाखिल हुई थी। उन तीनों को वहां जमा देखकर वो चौंकी थी। बासिल को ऑन ज़ैन पर पिस्टल ताने देखकर हैरानगी का शिकार हुई थी, लेकिन वो उसे उस वक्त सिर्फ ज़रीर की फिक्र थी। बासिल, ज़रीर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है, वो उसे मार रहे हैं। वो सालिस के आदमी उसे जान से मार देंगे, प्लीज़ उसे बचा लो। उसकी आवाज़ खौफ और दहशत में डूबी हुई थी। उन दोनों के साथ साथ सालिस भी बुरी तरह चौंका था। उस कमरे से सबसे पहले निकलकर भागने वाला इंसान सालिस कादिर ही था। वह तेजी से भागते हुए उनकी जानिब आ रहा था। वह हमलावर अभी तक वहीं खड़े हुए थे, वो वहां से भागे नहीं थे। वह सालिस की राह में आने लगे थे, लेकिन उसके पीछे आते हुए ऑन ज़ैन और बासिल उनके लिए काफ़ी थे। सालिस उनसे नहीं उलझा था। ज़रीर ने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा था। सियाह हाईनेक और भूरी आंखों वाला वो इंसान कोई और नहीं, ज़ांगवान ही था। तो वो आ गया था, उसे आना ही था। ज़रीर बिन कादिर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना तो उसकी शदीद ख्वाहिश थी। वो कैसे वो मौका मिस कर सकता था? लेकिन ना वो पुरसकून लग रहा था और ना ही मुतमईन, ना ही उसके चेहरे पर कोई तमस्कर सी मुस्कुराहट थी। वो हैरानगी का शिकार था। ज़रीर को नीम जान सी हालत में ज़मीन पर गिरे हुए देखकर उसकी आंखों में हैरानगी क्यों थी? वो शौक में क्यों लग रहा था? ज़रीर! वो घुटनों के बल उसके पास बैठा था। उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसका सर ज़मीन से उठाकर ऊंचा किया था। उसका सांस फूला हुआ था। उसके चेहरे पर फिक्र और बेकरारी दिखाई दे रही थी। मुझे मारने से पहले एक दफ़ा तो गले लगा लेते सालिस, एक दफ़ा तो अपने बड़े भाई होने का एहसास दिला देते। ज़रीर कादिर की वो मध्यम सी मुस्कुराहट, वो घायल और जख्म खुर्दा सा लहजा, वो जख्मी सी आवाज़, सही मायनों में सालिस कादिर के वजूद से जैसे जान खींच ले गई थी। एक क़यामत खेज लम्हा था जो जेफन की उस गली में आकर गुजरा था। वो सांसें रोके उसे देख रहा था। मेरी ख्वाहिश थी तुम अपने हाथों से मेरी जान लेते, किसी और के ज़रिए मुझे ना मारते। मेरी कुछ ही सांसें बची हैं, मुझे गोली मार दो या अपने हाथों से मेरा गला दबा दो। अपने भाई के हाथों मरना मेरे लिए एहसास होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में आओ ज़रीर! सालिस ने उसे झंझोड़ दिया था। उसके दिमाग में चक्कर चल रहे थे। उसका दिल बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था। उसे अपने पैरों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। कुछ अर्सा पहले भी वो उसी तरह ज़मीन पर बैठा हुआ था, तब उसके बाजू में ज़ांग हसीन का आखिरी सांसें लेता हुआ वजूद था, और आज ज़रीर बिन कादिर था। यही तो चाहते थे ना तुम? एक अरसे से मेरे पीछे इसीलिए तो पड़े थे ना कि मेरी जान ले सको। मैं नहीं जानता था तुम्हारी नफ़रत की वजह क्या है, क्यों मुझसे इतना खफा हो, लेकिन काश तुम एक दफ़ा मुझे मेरा कसूर बता देते। तुम्हारे वार से मैं हमेशा बच जाता था। लगता है आज ज़िंदगी दगा दे जाएगी। आज के बाद ये चेहरा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। उसे खांसी आई थी और खांसी के साथ ही गाढ़ा सुर्ख खून उसके मुंह से निकला था।
मैंने इन्हें नहीं भेजा, मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता था। ज़रीर आंखें खोलो, वो चिल्ला रहा था, फूले तनफ्फुस के साथ चीख रहा था। उसके ठंडे कपकपाते हाथ ज़रीर के चेहरे को छू रहे थे, जहाँ जा बजा खून और खराशें लगी हुई थी। वो कमाल की जब्त की हदों पर था। एक जख्मी टूटा हुआ बेबस सा लम्हा उन दो भाइयों के दरमियान थम गया था। हसीन को वो नहीं बचा सका था, लेकिन ज़रीर को बचाने के लिए वो अपनी सांसें भी दांव पर लगा सकता था। लेकिन भीगी मुस्कुराहट के साथ और नम आंखों से आखिरी दफ़ा सारिस को देखते हुए पलकें गिरा गया था, जैसे अब उसकी वो प्यारी सी सुनहरी आंखें कभी नहीं खुलने वाली थीं। वो सफ़ेद चेहरे के साथ उसे देख रहा था। क्या उसने देर कर दी थी? वो उसके चेहरे को यूं देख रहा था जैसे वो फिर से अपनी किस्मत के हाथों शिकस्त खा गया हो। ये वो चेहरा था जिससे उसने नफरत की थी, जिसे अपनी दुआओं का हिस्सा बनाया था, लेकिन ये बेजान चेहरा उसका दिल मुट्ठी में ले गया था। वो बेदर पे तकलीफ़ों के वार सह रहा था, टूट रहा था, बिखर रहा था, लेकिन कहीं कोई सहारा उसे नहीं मिल रहा था। मिस्र कहरा के साफ व शफाफ से आसमान पर नरम और चमकीली सी रोशनी फैली हुई थी, जिसके साए में सदियों पुराने राज को खुद में छुपाए नील का दरिया खामोशी से बह रहा था। वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा हुआ था, रेलिंग पर कलाइयों को रखे हुए आगे को झुका खड़ा खामोशी से कहरा के फिजाएं में सांस ले रहा था। वो कल रात ताइवान से मिस्र आया था, अपने सब दोस्तों से मिलकर उनसे सालगिरह की नेक तमन्नाएं और तहफ़ वसूल करने के बाद। लेकिन कहरा पहुंचते ही कॉलेज की एक चैट ग्रुप में उसे पैगाम नज़र आया था। हमारी क्लास फेलो संग हसीन की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। कल दोपहर को उसका जनाजा है। ज़रीर को याद नहीं था कि उसने कितनी दफ़ा उस पैगाम को पढ़ा था। क्या ज़िंदगी इतनी नापायदार शय थी, या मर जाना इतना आसान था? रह रहकर उसके सामने हसीन का चेहरा आ रहा था। वो प्यारी सी लड़की जिसकी आंखें हम वक्त चमकती रहती थी, जिसने अपनी ज़िंदगी के हवाले से कई हसीन ख्वाब सजा रखे थे। उसे उन ख्वाबों को पूरा करने का वक्त भी नहीं मिला था। वो दुनिया से ऐसे चली गई थी जैसे कभी आई ही नहीं थी। हसीन उसकी दोस्त नहीं थी, ना ही उसके लिए बहुत खास थी, लेकिन उसकी मौत ने ज़रीर कादिर के वजूद में भी बेचैनियाँ भर दी थी। उसने पहली दफ़ा मौत की बेरहमी और ज़िंदगी की बेसबाती के बारे में जाना था, और ये उसके लिए काफ़ी तकलीफदेह साबित हुआ था। ज़रीर, उसके बराबर में खड़े होते हुए मीसा ने उसके शाने पर हाथ रखा था, जिसने ख्यालों की दुनिया से निकलकर चौंक कर उन्हें देखा था। तुम्हें हमेशा यहाँ खड़े होकर नील को देखना अच्छा लगता था, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में सुकून के बजाय ये उदासी क्यों है? वो नरमी से अपने खूबरू बेटे के बुझे हुए चेहरे को देख रही थी और पूछ रही थी। उसकी आंखें खुश्क थी, लेकिन वो अंदर से पिघल रहा था। आज हसीन का जनाजा है मॉम। उसे अपने ही अल्फाज दर्द में डूबे हुए महसूस हुए थे। उसे यकीन करने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था कि वो हसीन के जनाजे की बात कर रहा था। अपनी हम उम्र लड़की की मौत के बारे में बात करना उसके दिल में तीर पेवस्त कर गया था। इस दुनिया में आने वाला हर इंसान अपना वक्त लिखवा कर आता है। न किसी को ज़्यादा मोहलत मिलती है, न ही किसी के साथ ना इंसाफी की जाती है। चाहने या ना चाहने के बावजूद अपना वक्त काटना ही पड़ता है, बेशक इस दुनिया में दिल लगे या नहीं। और जब वक्त पूरा हो जाता है तो यहाँ से जाना ही पड़ता है, बेशक यहाँ से जाने का दिल हो या नहीं। मीसा की सुनहरी आंखें नील को देख रही थी और ज़रीर की आंखें मीसा को। उसने पहले कभी मीसा को इस तरह से बातें करते नहीं सुना था। मैं कब से तुम्हारी 20वीं सालगिरह की मुंतज़िर थी। मीसा ने नील से तवज्जो हटाकर उसे देखा था। उनके लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी, जिसके पीछे छुपे हुए जख्म से वो अनजान था। तुम्हारे लिए एक राज संभाल कर रखा था। कब से सोचा था जब तुम 20 साल के हो जाओगे, कुछ समझदार और बुर्दबार से, तब तुम्हें बताऊंगी। किस राज की बात कर रही हैं आप? उसने नासमझी से और कुछ हैरानगी से पूछा था। मीसा को चंद लम्हे लगे थे खुद को संभालने में, खुद को वो हकीकत बताने के लिए तैयार करने में, जिस हकीकत ने उनके वजूद और दिल को हमेशा छलनी किया था, हमेशा एक नया जख्म दिया था। तुम्हारे भाई का राज तुम्हें हमेशा से एक भाई की ख्वाहिश थी ना। आज समझो, मैं तुम्हें ये बात बताकर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। ताइवान में तुम्हारा एक भाई है ज़रीर। उसे लगा था उसने कुछ गलत सुना है, या फिर मीसा उसके साथ कोई मजाक कर रही है। वो साकित निगाहों से उनका चेहरा देख रहा था। वहाँ किसी मजाक का शोभा तक नहीं था। उसने कुछ गलत नहीं सुना था। आपने पहले तो कभी नहीं बताया आपका एक और बेटा भी है? ज़रीर ने हल्के फुल्के से अंदाज में पूछा। वो उनकी बात को संजीदा लेकर उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वो उसे मजाक ही समझ रहा था। वो मेरा बेटा नहीं है, सिर्फ कादिर का बेटा है। मीसा ने एक तलखी का घूंट भरते हुए कहा।
जरीर ने गर्दन मोड़कर नील को देखा। उसे लगा उसमें जैसे तगयानी आई थी जिसने उसे बेसुकून कर दिया था। सूरज की किरणें जो कुछ देर पहले उसे नरम सी महसूस हो रही थी, अब उनमें गहरी तपिश का एहसास उजागर हुआ था। क्या आप उससे मिली हैं? वो संजीदा हो गया था, ना चाहते हुए भी उस हकीकत को कबूल करने पर मजबूर हो गया था। मैं उससे सिर्फ एक दफ़ा मिली हूँ। वो दिखने में कादिर जैसा लगता है, लेकिन उसकी शख्सियत बहुत अलग है। उसे किताबों और जानवरों से काफ़ी लगाव है। वो बहुत प्यारी बातें करता है। डैड ने कभी बताया क्यों नहीं? उसका शिकवा नाराज़गी में डूबा हुआ था। तुम्हारे डैड को लगता है कि मैं उनके दिए गए धोखे से अनजान हूँ। वो समझते हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि वो एक नाजायज़ बच्चे के बाप हैं। वो सालिस को अपना गुनाह समझकर उसे भूल गए हैं। उसने दुख से अपनी माँ को देखा था, जिसने अपने शौहर की बेवफाई का चर्चा नहीं किया था। कोई बाजपरिश, कोई झगड़ा, कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं किया था। मैं चाहती हूँ तुम भी कभी अपने बाप के सामने इस बात का तज़किरा मत करना। जरीर का चेहरा सख्ती से भिज गया था। उसमें मीसा जितना हौसला नहीं था, वो उनके जितना ठंडे मिजाज का नरम दिल इंसान नहीं था। उसे अपने साथ ज्यादती होने पर खामोश रहना नहीं आता था। वह हमेशा उसका हिसाब लिया करता था। उसका नाम सालिस है। उसके अंदर उठते हुए तूफान से अनजान वो उसे उस शख्स के बारे में बता रही थी जिसमें उसे ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। सालिस बहुत अच्छा लड़का है जरीर। उसकी ज़िंदगी काफ़ी बिखरी हुई है और तन्हाई का शिकार है। अपने डेड की तरह तुम उससे नफरत मत करना, उसे अपना भाई समझना। जरीर ने शिकायती नज़रों से उन्हें देखा था। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है मॉम। जब वापस ताइवान जाओ तो सालिस से मिलकर उसकी बहन की ताज़ियत करना। उसकी नाराज़गी को नज़रअंदाज करके उन्होंने एक और हकीकत उस पर अश्कार की थी। उसका चेहरा धुआं धुआं हुआ था। वो तब्बा खुद सा उन्हें देख रहा था। वो हसीन का भाई था। उसे लगा उसे सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। क्या तुम कभी उससे मिले हो? कभी देखा है उसे? वो उससे इस्तफसार कर रही थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे याद नहीं, शायद एक दो बार देखा हो, लेकिन मुझे ठीक से उसकी शक्ल याद नहीं। तो क्या हसीन रिश्ते में मेरी बहन लगती थी? उसने गुलाबी आंखों और भीगे से लहजे में पूछा तो मीसा ने सर अस्बात में हिला दिया था। जरीर की तकलीफ में इजाफा हुआ था। वो उसकी बहन लगती थी, लेकिन आज उसके जनाजे पर वो मौजूद नहीं था। आखिरी दफ़ा उसे देख नहीं सका था। बचपन में जब तन्हाई सताती थी तो वो अपने बहन भाई के लिए दुआ मांगा करता था। आज उसकी दुआ पूरी हो गई थी, लेकिन इस तरह से पूरी हुई थी कि फिर भी तहीदामा और खाली हाथ था, फिर भी तन्हा और बेसकून था। जब जब उसने हसीन को देखा था, जब जब उससे मुलाकात हुई थी, वो सारे लम्हात उसके जहन में ताज़ा हो रहे थे। उनकी सारी मुलाकातें सरसरी सी थीं। वो एक दूसरे के दोस्त नहीं थे। अगर वो दोनों जानते होते कि उनके दरमियान क्या रिश्ता है तो यकीनन उनके दरमियान वो फासले न होते। उसके दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। क्या वो मेरा हम उम्र है? वो सालिस के मुतालिक पूछ रहा था। हसीन चली गई थी, लेकिन सालिस तो मौजूद था। वो सालिस के साथ फासले नहीं रखना चाहता था। उसने ठान लिया था कि वो अपने डैड से बात करेगा और सालिस को उस घर में लेकर आएगा। उसे उसका मकाम दिलवाएगा। जो हैसियत और मर्तबा उसका था, उसे मिलना चाहिए था। उस दिन मीसा ने उससे कई बातें की थी। जितना वो सालिस के बारे में जानती थी, वो सब जरीर के कोशिश गुजार कर दिया था। कुछ दिन बाद वापस ताइवान आने के बाद वो जांगशिन के घर गया था उनसे हसीन की ताज़ियत करने, लेकिन वो काफ़ी खुश्क से अंदाज में उससे पेश आए थे और सख्ती से उसे कहा था कि आइंदा उस घर का रुख भी न करें। वो हैरान हुआ था। वो उनसे पहली बार मिला था और उनका काफ़ी बुरा इम्प्रेशन जरीर पर पड़ा था। वो नहीं जानता था कि हसीन के डैड इतने खुश्क और तल्ख मिजाज के इंसान भी हो सकते हैं। उसने कई बार बानी अंकल की दुकान के चक्कर भी लगाए थे, लेकिन सालिस उसे वहाँ नहीं मिला था। उसने सालिस से कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन वो एक दफ़ा भी उसे देख नहीं पाया था। जाने वो कहाँ रूपोश हो गया था। उसका कॉलेज और फिर ड्रामे की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। वो ज़्यादा दिन तामसुई में नहीं रह पाया था। वो जांगसान आ गया था और वापस आने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गया था कि उसे वापस तामसुई जाने का मौका ही नहीं मिला था। वो बेला कादिर को अच्छे से जानता था। वो उसकी माँ की दोस्त थी। कई बार उनके घर आया करती थी। जब घर नहीं आती थी तो कुछ न कुछ मीठा बनाकर भेजा करती थी। मीसा मीठे की शौकीन थी। वो शौक से बेला की बनाई हुई स्वीट डिश खाया करती थी, लेकिन फिर उनकी दोस्ती ख़त्म हो गई थी। मीसा ने बेला से मिलने बंद कर दिया था। जरीर जब 18 साल का था तब उसने बेला को आखिरी दफ़ा अपने घर में देखा था। उसके बाद वो दोबारा कभी उसे दिखाई नहीं दी थी। वो कभी मीसा से पूछता कि उनके फ्रेंड के क्या हालचाल हैं, वो मिलने क्यों नहीं आती अब, लेकिन मीसा उसे सख्ती से टोक दिया करती थी कि आइंदा उनके सामने कभी बेला का जिक्र न करे। तब वो हैरान हुआ करता था। उसे नहीं मालूम था कि उनके दरमियान क्या मामलात हुए थे, लेकिन
2 साल बाद जब वो 20 साल का हुआ था तो मीसा ने खुद ही बेला से बदगुमान होने की वजह बता दी थी। वो ग्रेजुएशन कर चुका था, इंडस्ट्री में उसकी एक अच्छा नाम और पहचान भी बन चुकी थी। कादिर हुसैनी हमेशा की तरह अपने बिजनेस में ही मसरूफ़ रहते थे। मीसा के कहने पर उसने कादिर हुसैनी से सालिस के बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन मीसा की दिन ब दिन बिगड़ती हुई हालत की वजह से वो तशवीश का शिकार था। वो कमज़ोर होती जा रही थी, उनके चेहरे की सारी शादाबी मान पड़ने लगी थी। फिर एक दिन वो खामोशी से दुनिया छोड़कर चली गई थी। वो लम्हा ज़रीर के लिए क़यामत का लम्हा था। डॉक्टर ने उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई थी, लेकिन ज़रीर के ज़िद करने पर जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें स्लो पॉइजन की तशखीस की गई थी, जो गुज़िश्ता सालों से उनके खून में शामिल था, जिसने अब जाकर अपना असर दिखाना शुरू किया था। ज़रीर को उनसे हुई आखिरी मुलाकात पूरी ज़ज़ियात से मितियात थी। वो उस रात उनके बेड के किनारे बैठा था, ज़रीर का हाथ थामे उससे कई देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद उन्होंने उससे वादा लिया था कि वो सालिस को ढूंढ लेगा और उसका ख्याल रखेगा, उसे अपना भाई समझेगा। उनके दिल में सालिस के लिए कभी भी कदोरत नहीं आई थी, बल्कि हमेशा एक नरम गोशा रहा था। उनके गुनहगार तो कादिर और बेला थे, जिनकी सज़ा उन्होंने कभी भी सालिस को नहीं दी थी, उससे नफ़रत का इजहार करके, और अब अपनी यही रहमदिली वो ज़रीर के हवाले कर रही थी, जिसने उनसे दिल से वादा किया था कि वह तामसुई जाकर सालिस को ज़रूर ढूंढेगा। लेकिन मीसा की मौत के बाद वह इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि उसके मिजाज में भी काफ़ी फ़र्क आया था। वो पहले से संजीदा रहने लगा था, बात बात पर उसे तेज आने लगा था। वो बिना सोचे समझे रद्द अमल देने लगा था। वो उन दिनों शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था, लेकिन वो जहनी तौर पर इतनी टूट फूट का शिकार था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो लंदन चला गया। ताइवान उसे बस काट खाने को दौड़ता था। उसे कैमरों से उलझन होने लगी थी, उसे अपने फैन से बेजारियत का एहसास होता था। लेकिन लंदन आने के बाद भी जब उसके मिजाज में कोई फ़र्क न आया तो खुद को मसरूफ़ रखने के लिए उसने आगे एडमिशन ले लिया था। और जब उसकी डिग्री मुकम्मल होने में कुछ ही वक्त था, तब कादिर हुसैनी ने उसे फ़ोन करके कहा था कि वो बेला से शादी कर रहे हैं। ज़रीर ने कोई रद्द अमल नहीं दिया था, खामोशी से फ़ोन बंद कर दिया था। उसे अपने डेट पर इंतहा का गुस्सा आया था। वो कैसे इतने संग दिल इंसान हो सकते थे, जिन्हें न मीसा का ख्याल था और न ही उन्होंने कभी सालिस की फ़िक्र की थी। लंदन आने से पहले उसे 3-4 दफ़ा धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मिलना शुरू हुई थी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि एंटी फैंस की तरफ से ऐसी हरकत किया जाना नॉर्मल था। लंदन में उसे एक दफ़ा भी कोई कॉल मौसूल नहीं हुई थी। खा ही उसका कभी पीछा किया गया, ना उसकी गाड़ी पर हमला किया गया। लेकिन जब वो वापस ताइवान आया तो ये सिलसिला फिर शुरू हो गया था। ऑनजाइम संजीदगी से सारे मामले को देख रहा था, लेकिन ज़रीर ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। मीसा और हसीन के जाने के बाद उसे मौत से अब डर नहीं लगता था। जब एक दिन उसे दुनिया से जाना ही था तो फिर उससे छुपने की कोशिश करना बेकार था। उस रात जब उसकी गाड़ी पर अटैक हुआ था और वो पनाह लेने के लिए इत्तेफाक से बटर कप में छुपा था, तब उसने पहली दफ़ा ज़ांगवान को देखा था। वो चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा था। उसे लगा वो जैसे उसे पहचानता है, लेकिन उसे देखा कहाँ था ये कभी उसके सामने वाज़ेह नहीं हुआ। उसके बाद जितनी दफ़ा भी उसने ज़ांगवान को देखा, वो बस उसके चेहरे में उस छुपे हुए चेहरे को तलाशता रहता था जो उसे अपनी जानिब खींचता था। जब ऑनजाइम ने उसे बताया था कि उस शख्स की शनाख्त सालिस के नाम से हुई है, लेकिन उसके नाम और पेशे के अलावा कुछ भी जानकारी हाथ नहीं लगी है, तो तब उसके जहन में झमाका सा हुआ था। तब उसे याद आया था कि उसे ज़ांगवान में किसका चेहरा दिखाई देता था। उसने बेशक सालिस को कभी गौर से नहीं देखा था, कभी उनकी बाज़ाब्ता मुलाकातें नहीं हुई थी, लेकिन उसके ज़हानत से चमकती हुई नीली आँखें, उसकी हद दर्जा साफ व शफाफ सी सफ़ेद रंगत और उसके खूबरू से नकूश उसे इतना मुमताज़ बनाते थे कि उसे एक दफ़ा सरसरी से देखने वाले भी बरसों तक उसका चेहरा याद रख सकते थे। डॉक्टर सालिस उसे जान से मारना चाहता था और ज़ांगवान मनल जलील के पास काम करने वाला एक मामूली सा बारिस्ता था। इन दोनों में ज़मीन आसमान जितना फ़र्क था। अगर ज़रीर ने कभी सालिस को देखा हुआ ना होता तो वो कभी यकीन ही न करता कि वो भूरी आंखों वाला ज़ांगवान सालिस कादिर भी हो सकता है। सालिस उससे कोसों दूर था, लेकिन ज़ांगवान तो उसके करीब ही था। वो जब जब उसे देखता था तब तब उसे मीसा से किया गया अपना वादा याद आता था। सालिस का ख्याल रखने का वादा, उसे हमेशा अपना भाई समझने का वादा। उसके दिल में सालिस के लिए नरम गोशा था। वो उसके गले लगना चाहता था, अपने भाई की खुशबू को महसूस करना चाहता था, अपने वादे को पूरा करना चाहता था, लेकिन वो नाकाम साबित हो रहा था। वो जानना चाहता था कि सालिस उससे इतनी नफरत क्यों करता है।
कभी कभी उसका दिल चाहता था कि वह उसके मुंह पर उसका राज फाश कर दे और उसे कहे कि बस बहुत हुआ, अपना ड्रामा ख़त्म करो और मुझे मेरा भाई लौटा दो। लेकिन वो नहीं कर सका था। वो उसकी नफ़रत को सहता रहा, उसकी धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स को सुनता रहा, उसके दिए गए ज़ख्मों और तकलीफ़ों को भी सीने से लगाता रहा। सालिस कादिर ने उसका करियर ख़त्म कर दिया था, उसे ज़हनी तौर पर तबाह कर दिया, लेकिन उसके दिल में फिर भी सालिस के लिए कोई नफ़रत नहीं आई थी, बल्कि उसके रूबरू आने की ख्वाहिश ज़ोर पकड़ती जा रही थी। वो उसे दिन की आस लगाए जी रहा था, कभी तो सालिस उसे मिलेगा, कभी तो अपनी नफ़रत की वजह बताएगा, कभी तो उसे गले लगाकर अपने बड़े भाई होने का एहसास दिलाएगा। जब वो बासिल के साथ उसके घर रुकने गया था, उस रात वो सोया नहीं था। साकित वजूद के साथ उसकी और बासिल की गुफ्तगू सुनता रहा था, उसके कमरे की तलाशी लेते हुए उसकी अलमारी में भूरे रंग की कई लेंस की डिब्बियाँ देख चुका था। सिर्फ लेंसेज ही नहीं, वो कुछ मसनूई जिल्द और कुछ दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया करता था, जो उसके असल खदोखाल को थोड़ा सा मुख्तलिफ बना दिया करते थे। वो सब देखने से पहले उसे ज़ांगवान पर यकीन था कि वही सालिस था, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई वजह, कोई सबूत, कुछ नहीं। बस सबूत के तौर पर उसके दिल की गवाही थी, जो कहता था कि उसे ज़ांगवान से अपने भाई की खुशबू आती है। लेकिन उनकी बातें सुनने और उसके कमरे की तलाशी लेने के बाद वो जैसे पुरसकून हो गया था। उसके दिल की गवाही बेजा नहीं थी, उसका शक गलत नहीं था, वो उसका भाई ही था। लेकिन वो तब भी उसके सामने नहीं जा सका था, तब भी उसे बता नहीं सका था कि वो उसकी हकीकत जान गया है। वो उसके सर्द रवैये के बावजूद उसके करीब होने की कोशिश करता रहा था। कई बार उसके खोल को तोड़कर उसकी ज़ात को जानने में दिलचस्पी का इजहार करता था, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद उसका दिल पिघल जाए। काश वो खुद ही सारी हकीकत उस पर अश्कार कर दे, खुद ही उसे आकर बता दे कि ज़रीर कादिर, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। कभी तो उसे तंग करना बंद कर दे, कभी तो उसे उस दुनिया में सुकून की सांस लेने का मौका दे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मनल जलील के घर जब वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे, एक प्लेट में खाना खा रहे थे, और जब उनके दरमियान घड़ियों का तबादला हुआ था, तब ज़रीर कादिर ने फैसला कर लिया था कि वो जोफन जाकर सारी हकीकत खुद ही खोल देगा। वो अपने भाई से मज़ीद दूर नहीं रह सकता था। जिस तरह ज़ांगवान उसके साथ पेश आता था, वो चाहता था सालिस भी उसी तरह उसके साथ रहे। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही वो सब हुआ था जिसका उसने गुमान भी नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि वो जियोफन में उस पर कातलाना हमला करवाएगा और अपने सारे खेल का इख्तिताम वो उस मौत पर करेगा। वो तकलीफ़ और दर्द में डूबा हुआ निढाल सा पथरीली ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सुनहरी आंखों में पानी था। एक अनकही सी तकलीफ़ और हसरत में डूबी हुई मुस्कुराहट के साथ वह सालिस को देख रहा था। वो समझ रहा था कि वह उसे मरता हुआ देखने आया है, लेकिन वो जिस तरह हवास बागता दिखाई दे रहा था, जितनी फिक्र और खौफ से उसने सालिस के चेहरे पर देखा था, वो हैरान रह गया था। वह इंसान तो उसकी मौत की ख्वाहिश लिए जी रहा था, फिर उसे मरता हुआ देखकर इतना खौफजदा और शौक में क्यों था? लेकिन इससे कुछ पूछने से पहले ही वो होश व खरोज से बेगाना हो गया था। वो शदीद तने हुए चेहरे के साथ वहाँ खड़ा हुआ था। उसके जबड़े सख्ती से बिछे हुए थे। उससे सिर्फ कुछ कदमों के फासले पर वो दोनों खड़े हुए थे। बासिल तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा था, लेकिन ओनज़ैम की तेज़ गुस्सेली आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। वो शदीद तेज के आलम में बासिल पर बरस रहा था। उसे गिरबान से पकड़कर उसे धक्का दे भी चुका था। उसके चेहरे पर बेदर पे कई घूंसे भी मार चुका था। उसे मुनाफिक, धोखेबाज, जाने क्या कुछ बोल रहा था। लेकिन बासिल ने न पलटकर उसे कुछ कहा था और न ही उसके हाथ को रोकने की कोशिश की थी। वो बस एक ही बात बार बार दोहराए जा रहा था, कुछ देर के लिए पुरसकून हो जाए। तहम्मुल से पहले उसकी सारी बात सुन ले, लेकिन उस वक्त ओनज़ैम आंखों में शदीद नफरत और हकारत लिए उसे देख रहा था। हॉस्पिटल का अमला उनकी बुलंद आवाज़ पर कई बार उन्हें टोक कर जा चुका था, लेकिन वो ये तक फरामोश कर गए थे कि वो कहाँ खड़े थे। ओनज़ैम तो कुछ भी सोचने और समझने की हालत में नहीं था। डॉक्टर जब रूम से बाहर निकला तो उसकी निगाह उन दोनों पर ही गई थी जो झगड़ने में मसरूफ़ थे। उसने गर्दन घुमाकर उस शख्स को देखा था जो दीवार से टेक लगाकर झुकी हुई गर्दन के साथ खड़ा अपने जूतों को देख रहा था। वो उसी की जानिब आया था। ज़रीर कादिर के साथ आप हैं? डॉक्टर की आवाज़ अपने करीब से सुनकर उसने चौंक कर सर उठाया था। एक नज़र उस कमरे के बंद दरवाजे को देखा था, फिर दिक्कत से सर अस्बात में हिलाया। उसका दिल एक बार की धड़का था। वो डॉक्टर के चेहरे को खोज रहा था। वो एक खौफ के आलम में जकड़ा हुआ उसके बोलने का मुंतज़िर था। क्या वो ठीक है? उसे अपनी ही आवाज़ अनजान लगी थी। अपने सवाल के जवाब में उसे क्या सुनने को मिल सकता था? वो कुछ नहीं जानता था।
वो बिल्कुल ठीक हैं, बस कुछ चोटें थी जिनकी मरहम पट्टी कर दी गई है। ड्रिप खत्म होने के बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। सालिस ने सांस रोककर डॉक्टर की बात सुनी थी। बिल्कुल ठीक है? उसने सवाल किया तो उसने इस्बात में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल ठीक है, शुक्र है कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। जरी जैसे फिट और कसरत करने वाले इंसान के लिए ये मामूली सी चोटें कुछ भी नहीं है। हाँ, उसे टेम्परेचर की वजह से कुछ कमज़ोरी थी तो इसलिए ड्रिप लगाई है। वो कहते हुए आगे बढ़ गया था, लेकिन सालिस कादिर का चेहरा सुर्ख पड़ा था। वो तो कह रहा था कि वो मरने वाला है, सिर्फ चंद सांसें बची हैं। इससे पहले कि बासिल और ज़ैम में से कोई रूम में जाता, वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ रूम में दाखिल हुआ था। सामने ही बेड पर टेक लगाकर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर जहाँ बजा बैंडेज लगी हुई थी, चेहरे पर नगाहत सी थी। सालिस ने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा था। क्या कर रहे हो? बैंडेज खराब हो जाएगी, उसने दर्द से बुरी तरह से कराते हुए एहतजाज किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अदाकारी करने की? वो सख्ती से दांत पीसते हुए अजहद नागवारी से बोल रहा था। जरीर बेइख्तियार ही हंस पड़ा था। तो क्या उसकी इमोशनल अदाकारी काम कर गई थी? तुम्हें यकीन कैसे हो गया था कि मैं जरा सी मार खाकर मर जाऊंगा? सालिस कादिर का भाई हूँ, इतनी आसानी से ये दुनिया नहीं छोड़ूंगा। सालिस ने चुभती हुई नजरों से उसे देखा था, फिर चिर खींचकर उसके बेड के करीब बैठ गया था। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, सालिस का वार्निंग देता हुआ अंदाज देखकर उसने नफी में सर हिलाया। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, पहले तुम्हें जवाब देना होगा। पहले तुम्हें बताना होगा कि इस नफरत की आखिर वजह क्या है। जरीर, मुझे बताओ तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? अगर नहीं बताओगे तो मैं अपने तरीके से तुम्हारा मुंह खुलवा लूँगा और मैं तुम्हारी जख्मी होने का भी लिहाज नहीं करूँगा, उसने काफ़ी सख्ती से कहा था। क्या करोगे हकीकत जानकर? जब तुम्हें अपने हाथ से मेरी जान लेनी है और मेरी किस्मत में तुम्हारे हाथों मरना ही लिखा है, तो फिर क्यों किसी हकीकत से पर्दा उठाने में वक्त ज़ाया किया जाए? मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर अपना कसूर जानना चाहता हूँ, ताकि कम अज़ कम मैं सुकून से मर तो सकूँ। सालिस ने जब से उसकी बात सुनी थी और उसका एक बारगी संजीदा हुआ चेहरा देखा था। इस बार वो अदाकारी नहीं कर रहा था, वो वजह जानना चाहता था, लेकिन सालिस कादिर के पास उसे बताने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या तुम मुझ पर एतबार करते हो? सालिस की बात सुनकर उसे हंसी आई थी। एक इंसान को इतने अरसे तक ज़हनी अजियत देकर उस पर कातलाना हमला करवाने के बाद ये पूछना तुम्हें ज़ेब नहीं देता सालिस? उसने जरी की शिकवे में डूबी हुई बात सुनकर कुछ नहीं कहा था। वो खामोशी से उसे देखता रहा था। तब जरी ने खुद ही एक बोझल सी सांस भरकर इस्बात में सर हिलाया। मुझे तुम पर एतमाद है। अगर एतबार करते हो तो मेरी बात पर यकीन कर लो कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। क्या तुम डॉक्टर को बुला सकते हो? मुझे अपने कान चेक करवाने हैं। मुझे अनहोनी सी बातें सुनाई दे रही हैं। कान की लो को छूते हुए वो मसनूई सी हैरानगी का इजहार कर रहा था। मैं हैरान न हूँ तो और क्या करूँ, तुम ही बताओ। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि मेरे बारे में कैसे जानते हो? मेरी मॉम ने बताया था। तुम्हारी मॉम? मेरी 20वीं सालगिरह पर जब मैं मिस्र में था, नील के दरिया के सामने मेरी मॉम ने मुझसे वादा लिया था। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने भाई सालिस कादिर को ढूंढूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। 20वीं सालगिरह, जिस दिन तुम मिस्र गए, उस दिन अपने कॉलेज गए थे फ्रेंड्स से मिलने? हाँ गया था। उसके बाद शॉपिंग मॉल गया था, अपने मिस्र के कुछ दोस्तों के लिए गिफ्ट्स खरीदे थे। मुझे सब कुछ बताओ, उस दिन की एक एक बात, मामूली से मामूली भी। उसके बाद मैं घर आ गया था, कुछ पैकिंग की थी, लंच किया, शावर लिया, फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। तुम्हारे पेरेंट्स साथ गए थे तुम्हारे? नहीं, वो सुबह की फ्लाइट से चले गए थे, मैं शाम की फ्लाइट से गया था। तुमसे घर पर कोई मिलने आया था? हाँ, मेरा दोस्त आया था। क्या उसका नाम सुनबे है? तुम सुनबे को जानते हो? उसने चौंक कर पूछा था। वही तुमसे मिलने आया था? उसका सवाल नज़रअंदाज किया, वो सिर्फ अपने मतलब की बात पूछ रहा था। हाँ वही आया था, घर की चाबियाँ मैंने उसे ही दी थी। उसने कहा था कि वो कुछ दिन मेरे घर पर रहना चाहता है ताकि स्टडी कर सके, क्योंकि उसके घर पर उसकी फैमिली के कुछ। क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी अकल नहीं है? ऐसे ही किसी को घर की चाबियाँ उठाकर दे दी तुमने? वो एकदम ही भड़क उठा था। जरी ने हैरानगी से उसे देखा था। अभी तक तो सवाल जवाब का सिलसिला काफ़ी आराम से चल रहा था, लेकिन एकदम वो अचानक से क्यों भड़क गया था? हुआ क्या है? मनल तुम्हें बिल्कुल ठीक कहती है। तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो जिसे आज तक इंसानों की पहचान नहीं हो सकी है। हर किसी को अपना दोस्त कहकर उस पर भरोसा करना कितना महंगा पड़ सकता है, अब पता चलेगा तुम्हें। जरीर के चेहरे पर सख्त नाखुशी के तासुरात नजर आए थे। मुझसे तुमने सब कुछ पूछ लिया और अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे, उल्टा मुझे डांट रहे हो। जान्यूशोन का भाई, उसने हमला करवाया था तुम पर, मैंने नहीं। तो तुम मरने देते मुझे? तुम्हारा मकसद तो पूरा हो रहा था ना। उसके चेहरे पर बस नाराजगी और खफगी सी थी। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बचाया? ताकि अपने हाथों से तुम्हें दफन कर सकूं। तुम्हारी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है।
फिर कैसे तुम्हें किसी और के हाथों मरने दे सकता हूँ? बचाने वाले हाथ कभी जान नहीं लेते। उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। मुझे मारना ही तुम्हारा मकसद था, तो आज तुम मुझे बचाते नहीं। सालिस ने बिना कुछ कहे उसे देखा था, फिर पलटकर रूम से बाहर निकल आया था जहाँ वो दोनों अभी तक खड़े हुए थे। बासिल, चलो यहाँ से। उस पर नजर डाले बिना कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए उसने सर्द सपाट से अंदाज में उसे कहा था, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते डॉक्टर सालिस। उसकी जहर खुनसी आवाज़ सुनकर उसके कदम मुड़े थे। वो सर्द चेहरे के साथ ऑनज़ेम के सामने आकर रुका था। अपनी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का इल्ज़ाम किसी और पर डालना तुम्हें ठीक लगता है क्या ऑनज़ेम? ज़रीर ने अपने करीब गार्ड्स की फोर्स नहीं रखी थी, सिर्फ तुम्हें रखा, क्योंकि उसे तुम पर भरोसा था। वो तुम पर यकीन करता था कि तुम उसके लिए काफ़ी हो। तुम्हारे होते हुए कोई मुसीबत उस तक नहीं पहुंच सकती। तुम उसे हर खतरे से बचा लोगे, लेकिन तुम नाकाम हो गए। तुम्हारी सलाहियत सबने देख ली है। उसने सीने पर उंगली से दस्तक देते हुए उसके चेहरे की तरह उसका लहजा भी बर्फीला सा था, तंज में डूबा हुआ। सबको पता चल गया है कि तुम कितने काबिल इंसान हो। सुबह होते ही जोंगशान वापस चले जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? तुम्हारी बात सुनूंगा मैं? वो इंसान ज़रीर सर की हिफाजत की बात कर रहा है, जिसने एक अरसा उन पर कातलाने हमले करवाए हैं। उन्हें यहाँ छोड़ जाऊँ ताकि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। वो आपे से बाहर होते हुए भड़क उठा था। बासिल उन दोनों के दरमियान नहीं आया था। वो चंद कदम पीछे खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। अपने भाई की हिफाजत कैसे करनी है मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम मुझे दोबारा उसके करीब भी दिखाई मत देना। चलो बासिल। एक एक लफ्ज़ चबाते हुए उसकी समातों में उतार कर उसने कहा और फिर बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। बासिल ने बस एक निगाह उसके सुर्ख चेहरे पर डाली थी। हम जा कहाँ रहे हैं? बासिल ने तेजी से चलते हुए उसके हम कदम होते हुए पूछा, जो ड्राइविंग सीट के दरवाज़ा खोल रहा था। जोंगशान। उसने फ्रंट सीट पर बैठने से पहले हॉस्पिटल की इमारत के बाहर तैनात उन लोगों को देखा था। सियाह लिबासों और छुपे हुए चेहरों वाले उन लोगों की कितनी बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी। उनकी हुडी पर मौजूद उस ड्रैगन के निशान को देखकर उसे पता चल गया था कि वो ऑनज़ेम के नहीं, सालिस कादिर के तंजीम के गार्ड्स हैं, जिन्होंने पूरे हॉस्पिटल को अपने हिसार में ले रखा था। वो जब रूम में दाखिल हुआ तो ज़रीर जाग रहा था। टेक लगाए बैठे उसने ऑनज़ेम को मुस्कुरा कर देखा था, जिसके चेहरे पर नदामत सी थी। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी गलती की वजह से। तुम्हारी कोई गलती नहीं है ज़ईम, अपने आप को कसूरवार मत समझो। ज़रीर ने उसकी बात काटते हुए फ़ौरन रोका था। मेरी गलती है, मैं आपके पास नहीं था। उसका लहजा शर्मिंदगी में डूबा हुआ था। मैंने कहा ना तुम्हारी गलती नहीं है, बस दोबारा इस बारे में कोई जिक्र मत करना और मेरे डैड को भी मत बताना, वो बिला वजह ही परेशान हो जाएंगे। ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जी, तो यहाँ होता है इस एपिसोड का एंड। और अल्लाह अल्लाह, पूरा एपिसोड ही मतलब रोलर कोस्टर था। सब कुछ हुआ इसमें। दोनों भाइयों का इतना अच्छा बॉन्ड दिखाया, चाहे वो वॉच एक्सचेंज करने वाला हो या फिर एक प्लेट में खाना खाने वाला, और फिर पिक्चर्स भी दी थी। तो मुझे बहुत अच्छे लगे सारे सीन। और मनल के पास जो भी आया है वो सब सालिस ने ही भेजे थे, बासिल को भी, ज़मिया को भी और वो निया की मामा को भी। तो सिर्फ ज़रीर है जो बिना भेजे आया है, मतलब बिना किसी प्लानिंग के। तो कहीं ना कहीं अब मनल को भी दुख होगा जब मालूम होगा। और ज़ईम की और बासिल की, मैं कह रही हूँ कॉरिडोर में भी लड़ाई हो रही है, तो मुझे टॉम एंड जेरी याद आ गए थे इन दोनों को देख के। और उसके बाद फिर सालिस का बड़ा भाई वाला रोब जो दिखाया, तो मैंने बहुत इंजॉय किया ये वाला एपिसोड। मतलब अब तक का जो मेरा फेवरेट एपिसोड था ये वाला था। मैंने बहुत अच्छा इंजॉय किया इस एपिसोड को। सब कुछ था इसमें, और ज़रीर की एक्टिंग और फिर उसके बाद सालिस का पंच। तो ये दोनों अब भी लड़ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और इन सब सीन में मनल नहीं थी, मतलब वो कहाँ है इस वक्त? सब कुछ हो गया यहाँ पर और मनल नहीं है, उसी ने तो आगे बताया था। और ज़रीर भी सब कुछ शुरू से ही जानता था, लेकिन मैं शुरू से एक बात नोट करती थी कि वो जेलसी फील नहीं करता था जब भी सालिस को और मनल को साथ में देखता था। तो मैं सोचती थी क्यों नहीं करता था, तो इसलिए नहीं करता था कि वो उसकी इतनी इज्जत करता था और प्यार करता था, और उसकी मम्मा ने भी उसे नफ़रत करना नहीं सिखाया, जो बनती भी नहीं है। इसमें सालिस की कोई गलती नहीं थी, इसलिए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये भी। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।